हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे 7500 प्लस बुक का डिस्कशन और इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसको हम बारी बारी से वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तक हमने सेट 1 से लेकर 21 तक डिस्कशन कर चुके हैं, उसे आप वीडियो देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेट नंबर 22 का डिस्कशन। इसका पहला क्वेश्चन है कि भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। तो जानते हैं कि भरूच का राजवंश कहाँ पे है। ये भरूच का स्तूप कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और यहीं पे क्या है, तो सांची का भी स्तूप है। सांची का भी स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। और दोनों को बनाया गया था किसके समय, तो अशोक के द्वारा ये बनाया गया था। उस समय भगवान बुद्ध के अवशेषों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये स्तूप का निर्माण किया गया था। यहाँ पे बात करते हैं भरूच स्तूप की, तो यह बौद्ध स्तूप मंदिर के खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है, जो किसके द्वारा, मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे 1873 में वहाँ पाया था। जानते हैं कि उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के क्या था, डायरेक्टर जनरल बना था। ठीक है, और ये ASI की स्थापना कब होता है, तो 1861 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसको ये भी ध्यान रखना है कौन से मंत्रालय के अधीन होता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये रहता है। ठीक है, और उसके पहले बता दें आपको फ्रेंड्स कि आज 15 अक्टूबर है और आज विश्व छात्र दिवस है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। और जानते हैं कि 2002 से लेकर 2007 तक 2002 से 2007 तक ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी आपको याद रखना है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कि भरूच स्तूप के बारे में। तो कोलकाता में कह रहा है कि भारतीय संग्रहालय और इलाहाबाद में नगर संग्रहालय में वर्तमान में स्तूप के अधिकांश यहाँ पे मूर्तिकला पाया गया है और इसका अवशेष यहाँ पे रखा गया है। अशोक के शासनकाल जानते हैं कब है, तो 269 BC से 230 BC के आसपास रहा है। और उसी के बीच में 261 BC में क्या होता है, कलिंग युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि उसके बाद ये धर्म परिवर्तन अपना कर लेते हैं। और उसमें क्या होता है, ये बौद्ध धर्म को ये ज़्यादा से उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, अशोक अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को दोनों को कहाँ भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं। अब मौर्य राजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भरूच स्तूप का निर्माण किया। उसके बाद इसमें कई बार क्या होगा कि इसमें कुछ रिपेयरिंग का भी काम किसके द्वारा कराया गया था। तो उसके बाद जानते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन होता है, तो ये बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ है जो अंतिम राजा होता है, किसका, मौर्य वंश का अंतिम राजा होता है। लेकिन इसके बाद इसी का सेनापति कौन होता है, पुष्यमित्र शुंग होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। उसी के समय में क्या होता है कि ये भरूच स्तूप का भी उसमें रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा, शुंग वंश के द्वारा। यानी कि शुंगकालीन स्थापत्य का उदाहरण है क्या, भरूच का स्तूप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो जानते हैं कि वेद कितने होते हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, जिसमें से प्रथम 3 वेद यानी अथर्ववेद को छोड़ करके वेद त्रयी 3 को कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। उसी में से कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने अंग होते हैं, कह रहा है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो जानते हैं कि वेद के साथ साथ वेदांगों का भी रचना किया गया बाद में, कि ताकि वो इसके माध्यम से वेदों को आसानी से लोग समझ सके, आसानी से लोग पढ़ सके। ठीक है, तो उसके लिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त जैसे 6 वेदांग की रचना की गई थी। और ठीक है, शिक्षा ऐसे ये 6 है जो मानव शरीर के अंगों को ये बताता है कि वहाँ से डिनोट करता है। जैसे कि आपको बता दें कि शिक्षा कहा जाता है किसको, तो ये नाक को संबोधित करता है, शिक्षा नाक। कल्प क्या है, ये कल्प हमारे 2 भुजा को बताता है, 2 भुजा। ठीक है, और व्याकरण हमारा क्या, मुंह से किस तरह से आप उच्चारण करते हैं उसके बारे में बतलाता है। ज्योतिष हमारी आंख है, यानी कि आगे के भविष्य को देखने की कला है, किसमें मिलती है, विद्या, ये ज्योतिष शास्त्र में। छंद की बात करते हैं तो छंद क्या है, 2 पैर है। ठीक है, और ये निरुक्त की बात करते हैं तो ये क्या है, एक कान है, यानी किस तरह से हम सुनते हैं। ठीक है, ये सारे ये हमारे शरीर, मानव शरीर के अंगों को ये डिनोट करता है। वेदांग क्या होता है, हिंदू धर्म के वेदों को अर्थ को समझने में मदद करने वाले ये सारे शास्त्र हैं और ये प्राचीन काल में विकसित हुए थे। और वेदों को समझने के लिए वेदांगों का होना भी जरूरी है, इसके बिना वेदों के है जो मंत्रों का जो अर्थ है उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि टोटल वेदांग कितने होते हैं, टोटल ये वेदांग क्या है, 6 है। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त है।
यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा। कह रहा है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वैसे कॉम्प्लेक्स वर्ड जो मंत्र में दिए गए हैं उसको समझने के लिए क्या जरूरी है, तो निरुक्त के ज्ञान होना जरूरी है। जिसे क्या बोलते हैं, निरुक्त क्या है, कान है, किस तरह से हम सुनते हैं। पहले क्या होता है, वेद को हम श्रोता उस तरह से बोलते हैं कि कान से सुनकर भी याद करते थे। वेदांग के बारे में जानते हैं कि वेदों के अध्ययन से जुड़े इन सहायक विषयों में वैदिक सस्वर पाठ के दौरान संस्कृत वर्णमाला, उच्चारण, मात्रा, तनाव, माधुर्य और शब्दों के व्यंजना संयोजन के नियमों पर ध्यान दिया जाता है। और वेदांगों का विकास वेदों के सहायक अध्ययन के रूप में उस समय हुआ था। वेदांग की जड़ें कहाँ हैं, तो प्राचीन काल से है। और बृहत आरण्यक उपनिषद में वैदिक ग्रंथों की ब्राह्मण परत के अभिन्न अंग के रूप में वेदांगों का उल्लेख मिलता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा या सबसे पहले का सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना जो उपनिषद है कौन है, ये बृहत आरण्यक उपनिषद है। ठीक है, इसको याद रखना है। और वेदांग के विकास की शुरुआत वैदिक काल के अंत में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के आसपास या उसके बाद की गई थी, जब वेदों को समझने के लिए ऐसा किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी मिला के चले। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो जानते हैं कि उस समय जब हमारे आदि मानव उस समय विकास कर रहे थे, अपना ग्रोथ कर रहे थे, उसमें क्या होता है, जो भी दृश्य को देखते थे उसको पहाड़ों पे, दीवालों पे इस समय उकेरते थे। जैसे कि वो किसी जानवर का वध करते थे, जानवर को अपने शिकार के लिए उसका क्या इस्तेमाल करते थे। जैसे कि उस समय का जो मानव सभ्यता था कैसा था, तो फूडिंग, हंटिंग, गैदरिंग ऐसा करता था, यानी कि शिकार को ढूंढना, उसको मारना, उसको फिर उसके बाद में परिवार में बांट के खाना। तो इस तरीके से जो अपना वो करते थे, खाली समय में बैठ के वो क्या करते थे कि ऐसा ही यहाँ पे पत्थरों पे, दीवालों पे उस तरह से कुछ चौक या फिर उस तरह से कुछ पत्थर के टुकड़े रहते थे, उसका ये इस्तेमाल करके, जैसे कि व्हाइट स्टोन है, व्हाइट यहाँ पे स्टोन है तो उस पर रेड लगा के ताकि वो दिखे वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे व्याख्या करने के लिए वो सब दिखाता था कि इस तरह से कैसे कोई जानवर जा रहा है, उस पर है जो अपना लाठी से इस तरह से पत्थर से फेंक करके, या उस तरह से उस समय औजार होते थे कैसा, तो इस समय ब्लंट टाइप का होता था, इसी तरह से ब्लंट होता था, या फिर इस तरह से लकड़ी का बना दिया या फिर पत्थर का बना दिया, उसी से वो फेंक करके उसका है जो वध करते थे। ठीक है, और उसको फिर क्या करते थे, कच्चे खा जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, नवपाषाण काल के आसपास उसका जो उसके पहले भी आग का आविष्कार होता है। आग का आविष्कार कभी कभी इस कारण से भी होता है कि जानते हैं कि जैसे लकड़ी दोनों टकराता है, जिस कारण से चिंगारी उत्पन्न होता है। और जब जंगलों में उस समय आग लगने के कारण क्या होता है कि पूरा जब जंगल जल जाता है, उसमें कई जानवर भी मर जाते हैं। लेकिन जब आदमी वहां पे जाता है तो आदि मानव देखता है कि अरे यहाँ पे तो क्या, तो वहाँ पे देखता है कुछ ऐसा जंगली जानवर मरे हुए हैं, जिसका उसको टेस्ट करता है तो उसको पता चलता है कि आग में पकने के कारण है जो स्वाद बदल जाता है, जिस कारण से वो क्या करता है, फिर बाद के दिनों में फिर आग का आविष्कार होता है, जिस कारण से फिर वो पकाकर फिर खाना स्टार्ट करते हैं। और फिर पकाकर खाने से क्या होता है कि डाइजेशन सिस्टम भी उसका अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, और आसानी से पच भी जाता है। तो इस तरीके से वो पाषाण काल में क्या होता है कि इस तरह से पत्थर पे उकेरते थे। और ये मध्य पाषाण, ये पूरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल में कहाँ से, ये भीमबेटका जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे पत्थरों पे उकेरा गया ये चित्र को दिखाता है। ये मध्य पाषाण काल तक का है, यानी पूरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल के बीच का है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है लोकेटेड। और इसे 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। इसको भी ध्यान रखना है, WHS का। और जबकि बात करते हैं यूनेस्को के द्वारा ये दिया गया, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार के ऐसे कौन से साइट है, पूछा भी गया है बीपीएससी में, बिहार के कौन ऐसे 2 स्थल है जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और कब और किया गया है। तो नालंदा को किया गया है, कब, 2016 में किया गया है। ठीक है, और एक बोध गया है। बोध गया को कब किया गया है, तो बोध गया को 2002 में किया गया है। बोध गया जो महाविहार है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने है जो ज्ञान की प्राप्ति किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आपको ये पूरा पाषाण काल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका खोज किसने किया था इसको देख सकते हैं कि भीमबेटका में पाए जाने वाले शैल चित्रों की खोज किसके द्वारा, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने साल 1957-58 में किया था। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किसने किया था और कब किया था, ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखना है। 1957-58 में किया गया था, किसके द्वारा, विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा। और 1990 में इसके राष्ट्रीय महत्व का स्थल यानी कि इंपॉर्टेंस नेशनल साइट इसको घोषित किया गया था, किसके द्वारा, ये भारतीय पुरातत्व स्थल सर्वेक्षण के द्वारा, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल इसे घोषित किया गया था। बाद में फिर 2003 में यूनेस्को ने इसे है जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, यह भी ध्यान रखना है। और भीमबेटका देख सकते हैं कि रायसेन जिला में मध्य प्रदेश की स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह आदिम मानवों के द्वारा बनाए गए शैलाश्रयों और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जैसा हमने बताया है।
ठीक है। और ये कहाँ, तो पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल का ये माना जाता है। और इसमें पाए जाने वाले चलचित्रों में जानवर शिकार के दृश्य और युद्ध के दृश्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें देख सकते हैं कि इस चलचित्रों को बनाने में प्राकृतिक संसाधन का भी इस्तेमाल किया जाता था। उससे जैसे कि प्राप्त उसमें रंग होता था, जैसे लाल, बैंगनी या फिर पीला, भूरा, सफ़ेद और हरा जैसे रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है सिंधु घाटी सभ्यता और उससे प्राप्त स्थल के बारे में मिलान करना है। तो देख सकते हैं गोदीवाड़ा मतलब क्या होता है, पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है। तो जानते हैं कि एकमात्र जो मेन साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल है, जो कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ पे गोदीवाड़ा पाया गया, यानी कि वहाँ पे क्या हवाई ये जो जहाज होते थे, पानी जहाज, उसका मरम्मत वहाँ पे होता था और वहाँ पे बंदरगाह ऐसा बना हुआ था। कहाँ पे, लोथल है। और यहीं पे क्या है, सुरकोतदा भी है, सुरकोतदा, सुरकोतदा का भी याद रखना है। ये कहाँ पे, दोनों साइड कहाँ पे है, गुजरात में है। दोनों कहाँ है, गुजरात में है। और ऐसे माना जाता है कि सुरकोतदा से क्या होता है, अश्व यानी घोड़ा के हाथी, घोड़ा के जो अस्थि है उसको वहां से प्राप्ति की गई थी, लेकिन ऐसा पूरी तरह प्रमाणिक है नहीं। ठीक है, इसलिए आपको कहीं पूछ दे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का प्रमाण मिलता है, तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे गाय, घोड़ा, लोहा, मंदिर, शेर, ये सब क्या है, यहाँ पे नहीं पाए गए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब सारे नहीं पाए गए हैं। आपको स्टेटमेंट में दे सकता है कि ऐसा पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जुता हुआ खेत, जानते हैं कि जुता हुआ खेत का सबसे पहली बार पूछा भी गया क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में कि जुता हुआ खेत का जो प्रमाण कहाँ पे मिलता है, तो ये कालीबंगन राजस्थान में मिलता है। और वहीं पे नक्काशीदार ईंट का भी प्रयोग किया गया था। नक्काशीदार ईंट का भी प्रयोग कहाँ किया गया था, नक्काशीदार ईंट का प्रयोग कहाँ किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ये भी कालीबंगा राजस्थान में किया गया था। कहाँ, कालीबंगा राजस्थान में। और वहीं पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का निशान भी ईंट पे देखा गया था, ऐसा भी सैंपल पाया गया कहाँ पे, कालीबंगा राजस्थान में। ये भी तीनों याद रखना है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे, ये धौलावीरा में, कहाँ, धौलावीरा में पाया गया। धौलावीरा कहाँ पे है, तो ये गुजरात का साइट है। और धौलावीरा की बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेडियम भी पाया जाता है और वहाँ पे वाटर का एक रिजर्वायर भी पाया गया है, यानी कि पानी को संरक्षण करने के लिए एक बड़ा सा विस्तृत तालाब जैसा बनाया गया था। ठीक है, ये धौलावीरा में, ये ध्यान रखना है। और हल की टेराकोटा प्रतिकृति की इमेज जो बनाई गई थी कहाँ पे, ये बनावली, ये कहाँ पे है, हरियाणा में है। कहाँ, हरियाणा में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये कहाँ है, हरियाणा में है। और ये ध्यान रखना, टेराकोटा किसका बना होता है, टेराकोटा एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो मिट्टी को पका करके थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। इसे एसटीए टाइट भी बोलते हैं। क्या, एसटीए टाइट, एसटीए टाइट का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है। यानी उस तरह से मिट्टी को इस तरह से पकाया जाता है कि वो पत्थर जैसा दिखता नहीं, लेकिन पत्थर से थोड़ा सा ये कम, ये मुलायम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 1 2 4 3 हो जाएगा। 1 2 4 3, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे। तो संत कबीर के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ होता है, वाराणसी के जो मलदहा, यहाँ पे, वहाँ पे एक राजा तालाब है, वहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे कह रहा है कि संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे। तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि एक इनके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। वैसे इनके बारे में है जो पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि सतगुरु के प्रताप से मिटी गयो सब दुख दंद, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिले रामानंद। यहाँ पे देख सकते हैं रामानंद का चर्चा इन्होंने अपने ही है जो उस तरह से काव्य संग्रह करते थे। संत कबीर के बारे में जानते हैं, जैसे कि बीजक, दोहावली, ये सब सारे क्या है, तो ये इनका जो काव्य संग्रह है। ठीक है, संत कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि संत कबीरदास जी की वैष्णव संत कौन थे, रामानंद जी के शिष्य थे। और रामानंद जी के बारे में जानते हैं कि रामानंद जी कहाँ पे, तो ये है जो भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। कहाँ पे, ये पूरे भारत में, उत्तर भारत के क्षेत्रों में ये प्रयास किया था। तुकाराम की बात करते हैं तो तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ये सब सारे क्या संत, साधु संत थे। कहाँ पे, तो ये है जो कहाँ से, महाराष्ट्र के थे। और ये कौन से साम्राज्य से थे, ये बरकारी संप्रदाय से। बरकारी संप्रदाय, आपको ये ध्यान रखना है, बरकारी संप्रदाय से ये संबंधित थे। रामानुज की बात करते हैं तो जानते हैं कि रामानुज ने है जो मैथमेटिशियन, उस तरह से ये जीरो का सिद्धांत देते हैं। ये रामानुजम नहीं है, सॉरी, रामानुज है। ठीक है, और विशिष्ट अद्वैत के बाद के विशिष्ट अद्वैतवाद,
विशिष्ट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के बारे में इन्होंने है जो चर्चा किया था। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रामानुज के द्वारा। चैतन्य की बात करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ये भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे। और वैष्णव में जानते हैं कि दो तरह से होता है, एक क्या होता है, एक अलवार होता है, एक अलवार, अलवार क्या होते हैं और नयनार क्या होते हैं, दोनों में फर्क है। ठीक है, नयनार संत कौन होते हैं, अलवार संत कौन होते हैं? तो नयन मतलब क्या होता है? शंकर जी का नयन, यानी कि उस तरह से शिव के जो संत होते हैं, यानी कि शिव के आराधना करने वाले को कहते हैं नयनार। और जबकि अलवार है जो क्या, विष्णु की आराधना करने वाले, विष्णु की पूजा करने वाले को अलवार संत कहा जाता है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या है, तो ये सब सारे हैं जो दिख रहे हैं, वे सारे क्या है, वैष्णव समाज से, इस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ीय संप्रदाय, क्या गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। और ये वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय जो वैष्णव साम्राज्य का था, वैष्णव संप्रदाय का था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इनका जन्म कहाँ होता है? नदिया जिला, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में होता है, नदिया जिला पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है। तो ऋग्वेद की कौन से ऐसा शाखा है, लेकिन ऋग्वेद की जो शाखा है मुख्य रूप से पतंजलि के अनुसार टोटल 22 है, लेकिन यहाँ पे अभी बता रहा है कि 5 ही शाखाओं के नाम यहाँ पे उपलब्ध दिखाया गया है, जैसे कि साकल हो गया, बास्कल हो गया, आश्वलायन, शांखायन, मांडुकायन, ये सब प्रमुख 5 क्या है, ये ऋग्वेद की शाखा है। और इसमें एकमात्र जो कौन सा अभी उपलब्ध है वर्तमान में, साकल है, साकल शाखा ही है वर्तमान में ये उपलब्ध है। ऋग्वेद के ब्राह्मण की बात करते हैं तो इसमें 2 ब्राह्मण है, कौन? ऐतरेय ब्राह्मण और सांखायन ब्राह्मण, जो ऋग्वेद के प्रमुख 2 ब्राह्मण है। ऋग्वेद के आरण्यक की बात करते हैं तो ऐतरेय आरण्यक और सांखायन आरण्यक है। जबकि ऋग्वेद के उपनिषद कौन है? ऐतरेय और फिर कौशिकी उपनिषद, ये 2 प्रमुख इसके क्या है, उपनिषद है। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना, ये उपनिषद का मतलब होता है। और ऋग्वेद के देवता की बात करते हैं तो इसमें जानते हैं अग्नि है, इंद्र है, और फिर वायु है, सूर्य है। और इसमें सबसे ज्यादा ऋग्वेद में जो चर्चा की गई है किसके, तो इंद्र का, अग्नि का। यहाँ देख सकते हैं इंद्र का कितना, तो 250 बार मंत्रों का जिक्र किया गया है। और अग्नि का क्या, तो अग्नि का 200 बार। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साकल हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः किस पे आधारित था? तो जानते हैं कुछ समय का जो मुख्यतः जो जीवन था किस पे आधारित था, आर्थिक जीवन, तो कृषि पे ही आधारित था, कृषि पे आधारित था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि मध्यकाल में भारत क्या है, एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और राज्य के राजस्व संग्रह के एक प्रमुख सोर्स के रूप में कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया गया और धीरे धीरे अधिक भूमि क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया। भारत में आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों तरह के व्यापार होते थे और वाणिज्य की एक बहुत ही अच्छी तरह से विकसित धीरे धीरे होने को देखने को मिला था। मसालों, खाद्यान्नों, नील, सोना, चांदी, चीनी मिट्टी, रेशम, ब्रोकेड आदि जैसी वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता था। भारत में कुशल कारीगरों की भी एक बड़ी संख्या है जो आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों के लिए विभिन्न उत्पादों का निर्माण ये करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था, हुमायूं ने किया था। आज जानते हैं कि हुमायूं किसके बाद आता है? ये बाबर के बाद आता है। बाबर के बाद बाबर ने ही क्या किया था? तो मुगल वंश की स्थापना करता है। कब? ये 1526 में, जब ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराता है? तो इब्राहिम लोदी को हराता है। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करता है, लेकिन 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इसका बेटा हुमायूं आता है, जो क्या होता है, ये पहले क्या होता है 1530 से लेकर 1540 तक के आसपास राज करता है। उसके बाद फिर बाद में 1555-56 के आसपास फिर राज करता है। जहांगीर की बात करते हैं तो क्या इसके बाद हुमायूं का बेटा कौन? अकबर आता है, जो 1556 से लेकर 1605 तक ये शासन करता है। उसके बाद क्या होता है? ये जहांगीर करता है, 1605 से लेकर 1628 के आसपास ये शासन करता है। फिर उसके बाद 1628 के बाद कौन आता है? ये शाहजहां आता है। शाहजहां आता है। शाहजहां शासन कब करता है? तो शाहजहां शासन करता है कब? 1628 से लेकर 1658 तक ये शासन करता है। और फिर 1658 से 1607 तक, 1658 से 1707 तक ये शासन कौन करता है? ये करता है औरंगजेब करता है। ठीक है, इसको आप ये क्रोनोलॉजी को याद रखने। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा? हुमायूं ने किया, मुगल बादशाह हुमायूं ने किया। और यह मुगल साम्राज्य के दूसरा है जो बादशाह था। इसके पहले कौन था? तो बाबर था। 1530 में सत्ता संभाला था बाबर की मृत्यु के बाद और 1533 में यमुना नदी किनारे, कहाँ पे? ये दीन पनाह शहर की स्थापना किया था। किसके किनारे? तो यमुना नदी किनारे।
यह शहर युद्ध और अशांति के समय हुमायूं के परिवार और दरबार के लिए एक शरण स्थल के रूप में है जिसको बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि दीन पनाह देख सकते हैं कि 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को हराकर दीन पनाह को नष्ट कर दिया और अपनी नई राजधानी वहां पे क्या रख दिया, शेर शाही का निर्माण किया, शेर शाही का निर्माण कर दिया। और दीन पनाह पुराने शहर पुराना किले के पास था और यमुना नदी पर एक पुल से जुड़ा हुआ था। शेरशाही को अब पुराना किला कहा जाता है और यह दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है। और आज दीन पनाह के अवशेष क्षेत्र में खंडहर और पुरातात्विक स्थल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जहांगीर का मकबरा निम्न में किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसको ध्यान रखना है। ये लाहौर में स्थित है और रावी नदी किनारे स्थित है। कहाँ पे? लाहौर में रावी नदी किनारे स्थित है। 1605 में जानते हैं कि 1556 से लेकर 1605 तक कौन शासन करता है? अकबर। और अकबर के बेटा कौन आता है? फिर जहांगीर करता है। जहांगीर 1605 में, इसका नाम बचपन का रहता है सलीम। सलीम, राजकुमार सलीम, जिसका नाम फिर जहांगीर होता है, वह विश्व का विजेता के उपनाम से जाना जाता है। इसकी उपाधि के साथ सफल हुए जब उन्होंने अकबर की मृत्यु के बाद ये गद्दी संभाला था। उन्होंने 12 अध्यादेश जारी किया था, 12 ऑर्डिनेंस जारी करता है। कौन? ये किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और सख्त प्रशासन के लिए भी ये जाना जाता है, किस तरह से वो हार्ड डिसीजन लेता था। उन्होंने शाही न्याय के चाहने वालों के लिए आगरा में जंजीर ए आदिल यानी न्याय की श्रृंखला यानी चैन ऑफ जस्टिस की स्थापना करता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जंजीर ए आदिल की स्थापना किसके द्वारा किया गया, यानी कि न्याय की जंजीर भी इसे बोलते हैं। न्याय की जंजीर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये जहांगीर के द्वारा किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जंजीर और जैसे जहांगीर, ठीक है, इसको याद रखना है। वह अकबर के सबसे बड़े बेटे थे जिसका जन्म 1569 में आगरा के पास कहाँ? फतेहपुर सिकरी में हुआ था। और 1611 में उन्होंने मेहर उन निसा से शादी करता है। कौन? जहांगीर कहते हैं, जिसे कहा जाता है नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये कहा जाता है। और उन्होंने अपने बेटे खुसरू मिर्जा को हराया और कैद किया था। उन्होंने 5वें जो सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव और खुसरो मिर्जा के समर्थकों में से एक के साथ उन्होंने हाथापाई भी की। और जानते हैं कि उसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा क्या हुआ, गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा भी दी गई थी। कप्तान हॉकिंस की बात करते हैं तो जो अंग्रेज पहले आए थे, कौन? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में? तो 1608 से 11 तक ये आया था। कहाँ पे रहा था? जहांगीर के दरबार में। और सर थॉमस रो 1615-16 में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार करने की परमिशन मांगने आया था। उनके शासनकाल में तंबाकू का उत्पादन यहाँ पे शुरू नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? बंद हुआ था। इसको याद रखना है। शुरू किसके समय होता है? तो पुर्तगालियों के द्वारा 1605 में, पुर्तगाली के द्वारा 1605 में अकबर के समय, किसके समय? अकबर के समय इसका है जो स्टार्ट किया गया था, क्या? तंबाकू का है जो उस तरह से प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। और शुरुआत में दक्कन के क्षेत्रों में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे जैसे गुजरात के मेहसाना जिला, वहाँ पे ये स्टार्ट किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका इतना लत देखता, इसका इस तरह से पूरे मैंने इस तरह से क्षेत्रों में इस तरह से प्रचार प्रसार हो गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, जिस कारण से जहांगीर को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि उसको फिर बंद करना पड़ा। और इन्होंने इसका अपना आत्मकथा लिखा है, तुजू के जहांगीर किसके द्वारा लिखा गया? तो जहांगीर के द्वारा। और 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कारा नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किए थे? तो ये चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे चांदी के सिक्कों पर छपाया था नाम, यहाँ पे देख सकते हैं जहांगीर की पत्नी मेहरुन्निसा, जिसे कहा जाता है क्या? तो ये लाइट ऑफ द वर्ल्ड या नूरजहां कहा जाता है। तो सत्ता की कमान हाथ में आने के बाद नूरजहां ने कर्मचारियों के जमीन की सुरक्षा को लेकर अपना पहला शाही फरमान जारी किया, जिसमें उनके दस्तखत थे। नूरजहां, बादशाह बेगम, इस तरह नूरजहां की ताकत बढ़ती चली गई। जहांगीर ने नूरजहां को सरकारी कामकाज के अधिकार भी दे दिया था और वे मुगलिया शासन चलाने लगी थी। सरकारी कामकाज के प्रबंधन के साथ ही नूरजहां ने अपने नाम के सिक्के भी बनवाकर छापना स्टार्ट कर दिया। और यह 1617 में चांदी की जारी किए गए सिक्के पर जहांगीर के बगल में ही नूरजहां का नाम छपा हुआ था। पुरुषों के वर्चस्ववादी युग में ऐसा पहली बार हुआ था जब सिक्कों पर किसी रानी का नाम उकेरा गया था। और ये किसका नाम? तो ये मेहरुन्निसा, जिसे लाइट ऑफ द वर्ल्ड या क्या, तो ये यहाँ देख सकते हैं नूरजहां इसे कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? आज़ाद हिंद रेडियो की बात करते हैं तो ये कहाँ पे शुरुआत की गई थी? तो ये जर्मनी में शुरुआत की जाती है। कहाँ? जर्मनी से। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आज़ाद हिंद रेडियो से ही है जो
भारत के राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था किसको? महात्मा गांधी को। कब? 6 जुलाई 1944 को। 6 जुलाई 1944 को, ठीक है, याद रखना है कि महात्मा गांधी को किसने कहा था? राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो कहा था ये कहां से कहे थे, ये कहां से संबोधन किए थे? तो ये सिंगापुर से। कहां से? सिंगापुर से। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ और भी कुछ देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कहाँ से? जर्मनी में की थी। और यह रेडियो सेवा साल कब शुरू की गई? 1942 में। 1942 में शुरू की गई। आजाद हिंद रेडियो का मकसद क्या था? कि भारतीयों को अंग्रेजों से आज़ादी के लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य मकसद था। और शुरुआत में इसका मुख्यालय कहाँ पे? जर्मनी में था, लेकिन बाद में इसे सिंगापुर और फिर रंगून में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। इस रेडियो पर अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, पश्तो और उर्दू में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन के रूप में प्रसारित की जाती थी। और इस रेडियो पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी, आप आज भी बीबीसी के बारे में जानते होंगे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को क्या कहा? ब्लफ एंड ब्लस्टर कॉरपोरेशन कहा। और इसे ऑल इंडिया रेडियो को इसे एंटी इंडियन रेडियो कहा गया। और ऑल इंडिया रेडियो को एंटी इंडियन रेडियो इसने कहा था, ये ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, यानी पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाई गई? जिस तरह से आप जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 8 अगस्त 1942 को, और ग्वालियर टैंक बॉम्बे में इसकी है जो इसमें गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का। जिसके बाद क्या होता है? रात में क्या होता है? ऑपरेशन 0 आवर के द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा है जो सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि आगा खान पैलेस पुणे में महात्मा गांधी को कैद कर लिया जाता है, उसी तरह से प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे अगले ही दिन यह जो आंदोलन हिंसक रूप से फैलता चला गया, जैसे कि अंडरग्राउंड एक्टिविटी के रूप में भी कार्य होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि वहाँ जानते हैं कि इस तरह से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर करके क्या किया? तो ये आज़ाद हिंद जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको आगे फैलाने का काम किया, आगे बढ़ाने का कार्य किया था। उसी के समय क्या हुआ था? अनेक क्षेत्रों में पैरेलल गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकार की भी स्थापना की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बलिया के क्षेत्र में क्या होता है? ये कौन? तो यहाँ पे देख सकते हैं चीतू पांडे, बलिया में है जो चीतू पांडे ने इसका नेतृत्व किया था। और यहाँ पे सत्तारा का जिला था, सत्तारा जिला जो महाराष्ट्र में है। सत्तारा कहाँ? महाराष्ट्र में है। और वहाँ पे डी वाई चौहान और नाना पाटिल ने क्या किया था? वहाँ पे इसको नेतृत्व किया था। और सबसे ज़्यादा समय तक 1943 से 1946 तक ये चला था। 1943 से 1946 तक ये क्या किया गया था? ये चलाया गया था, यानी कि सबसे लंबे समय तक वैसे पैरेलल गवर्नमेंट चलाया गया। कहाँ पे? सतारा में चलाया गया था। और ऐसा ही मिदनापुर बंगाल के क्षेत्रों में भी ऐसा देखा गया था। ठीक है, देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ताम्रलिप्त जातीय सरकार का गठन 17 दिसंबर 1942 को किया गया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे किया गया था? तो बलिया उत्तर प्रदेश, तामलुक पश्चिम बंगाल, सतारा महाराष्ट्र और तालचेर ओडिशा में भी इसका प्रसार देखने को मिलता है। पैरेलल गवर्नमेंट बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि का नेतृत्व कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। और इस आंदोलन में भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल खत्म करने, युद्ध के बाद अंतरिम सरकार बनाने, क्या अंतरिम गवर्नमेंट बनाने, अंतरिम सरकार बनाने और आजाद भारत की घोषणा करने की इसमें मांग की गई थी। तो इसका आंसर देख सकते हैं 1, 2 और 3, यहाँ पे तीनों हो जाएगा। क्या 1, 2 और 3 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अवध के क्षेत्र में उस समय नहीं किया गया था। क्या? समानांतर सरकार की स्थापना वहां पे नहीं की गई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। करा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को की पूर्ण संख्या के मामले में किस तरह से वहां पे रह रहा है, उसका है जो देख सकते हैं क्या? तो महाराष्ट्र इसका पहला स्थान हो जाएगा। इसमें 50.8 मिलियन व्यक्तियों के साथ ये पहले स्थान पे कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। और जो देश की कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत? 13.5% है। ठीक है, इसका विकल्प क्या है? तो इसका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। क्या? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग क्या है? तो 44.4 मिलियन है। और उसके बाद तमिलनाडु में 34.9 मिलियन है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ क्रमशः 97.5% और 97.25% शहरी आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत है। और उसके बाद दमन और दीव
और पुडुचेरी का स्थान इसमें आता है। राज्यों में की बात करते हैं तो गोवा अब 62.5% लगभग यानी 62.2% शहरी आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंट वाइज यहाँ देख सकते हैं क्या है, परसेंट वाइज है। शहरी आबादी के मामले में पहला स्थान क्या है, तो ये गोवा का स्थान है, परसेंट वाइज शहरीकृत राज्य है। ठीक है, तेजी से शहरीकरण का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है केरल का, यानी केरल सबसे अधिक शहरीकरण को प्राप्त किया, सबसे अधिक हाई रेट से परसेंटेज को प्राप्त किया है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सा है, मिजोरम है जो 51.5% शहरी आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत है। कहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। ठीक है, और प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाली 48.4% आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद केरल आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। हिमाचल प्रदेश में शहरी आबादी का अनुपात सबसे कम है, यानी कि सबसे कम जो शहरी आबादी का अनुपात कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है, मात्र 10% है। इसके बाद बिहार 11.3%, असम 14.1% और उड़ीसा का 16.7% स्थान आता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो की बात करते हैं, सेक्स रेशियो क्या, तो इंडिया का क्या है, इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है, ये ध्यान रखना है, इंडिया का 943 है और बिहार का क्या है 918 है, ये ध्यान रखना है। ये किसके अकॉर्डिंग है, 2011 जनगणना के अनुसार है। और इसी की बात करते हैं तो डेंसिटी की बात करते हैं, यानी कि घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो इंडिया का कितना है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, जबकि बिहार का कितना है 1106। क्या है 1106 है क्या, ये डेंसिटी की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इंडिया का 382, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गलत युग्म की पहचान करना है, कौन सा है, तो जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच उस समय 1954 में इसका पंचशील का स्थापना किया जाता है। इसमें 5 सिद्धांत इसमें दिए गए। ठीक है, कि एक दूसरे का हम रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे, उसके एक दूसरे का बॉर्डर एरियाज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस तरह से 1954 में भारत और चीन के बीच में, किसके बीच, भारत और चीन के बीच पंचशील साइन किया जाता है। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। लुक बेस्ट पॉलिसी, यानी कि वेस्ट की तरफ, जो पश्चिम की तरफ देशों है उसके बारे में है थोड़ा सा देखना, उसके बारे में उसका है जो उससे म्यूचुअली रिलेशन को एस्टेब्लिश करना, ये किसके समय, तो मनमोहन सिंह के समय किया गया था। आपको बता दें कि पहले क्या होता था कि उस समय जो कैपिटलिस्ट और जो यूएसएसआर के द्वारा समाजवादी आंदोलन जो चलाए जा रहे थे, और थर्ड वर्ल्ड में इंडिया के द्वारा नन अलाइंड मूवमेंट यानी कि नैम का सपोर्ट किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब स्थिति बदलते गई और फिर लुक बेस्ड पॉलिसी यानी कि बेस्ट की तरफ भी देखने का 1991 में जब इस तरह से मनमोहन सिंह जब उस समय क्या बनते हैं, इकोनॉमी मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्या बनते हैं, इकोनॉमी फाइनेंस बनते हैं, तो उस समय है जो मनमोहन सिंह के द्वारा निर्णय लिया जाता है 1991 में क्या, तो एलपीजी रिफॉर्म्स किया जाता है। क्या, एलपीजी रिफॉर्म्स किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, एलपीजी रिफॉर्म्स यानी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है। और समय पर पीवी नरसिम्हा राव इसके समय जो क्या प्रधानमंत्री होते हैं, पीवी नरसिम्हा राव, ये पूछ सकता है। तो पीवी नरसिम्हा राव इस समय क्या होते हैं, इस समय प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में होता है तब। ठीक है, जबकि लुक बेस्ड पॉलिसी की बात करते हैं तो ये मनमोहन सिंह के द्वारा ये किया गया था। और मनमोहन सिंह का कार्य क्या रहता है, 2 साल, ये 2 बार रहता है। ठीक है, सेंट्रल एशिया पॉलिसी की बात कर 2004 से लेकर 2015-14 के आसपास ये रहता है, जब 26 मई 2014 को क्या होता है, प्रधानमंत्री मोदी है जो पहली बार शपथ लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सेंट्रल एशिया पॉलिसी की बात करते हैं तो ये भी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही ये सब इस पर ध्यान दिया गया। और लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी किसके समय, तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखना है। जबकि नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि लुक ईस्ट पॉलिसी को नाम बदल के कर दिया, क्या, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम कर दिया। और इसके तहत क्या हुआ, जब नरेंद्र मोदी 26 मई, ये डेट याद एक बार मिला लेना है, 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पहला जो यात्रा करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, ये ध्यान रखना है। पहली यात्रा इसे कहाँ होती है मोदी की, तो पहली यात्रा भूटान की करते हैं। कहाँ पहली यात्रा, भूटान होता है।
और उस समय उसके द्वारा क्या मोदी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, सागर योजना, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर स्कीम भी स्टार्ट किया जाता है और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स स्टार्ट किए जाते हैं जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनकी पहले उससे जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है या म्यूचुअल उस तरह से अंडरस्टैंडिंग है उसको अंडरस्टैंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए सागर योजना भी स्टार्ट किया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये ध्यान रखना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी स्टार्ट की जाती है, इसको ध्यान रखना है। और नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है उस तरह से नीति है कि सारों को किस तरह से जो यूरोप में है यूरोप को किस तरह से अपने में मिला कर रखना है, किस तरह से चाइना को मैनेज करना है, चाइना को रोकना है, किस तरह से अमेरिका के साथ एक ट्रेड से लेकर के और भी अन्य एक्टिविटी में उसके साथ है जो समन्वय रूप से काम करना है, रशिया को कैसे दोस्ती जो पहले से चला आ रहा है उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब सारे चीज़ों पे है जो इसका कंट्रोल किस तरह से स्थापित किया जाए उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी की विदेश नीति कार्य कर रही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा कि इसमें नरेंद्र मोदी नहीं कौन, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि लुक ईस्ट नीति भारत की एक रणनीतिक पहल थी जिसका मकसद क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, और इस नीति का मकसद भारत के एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना और चीन के प्रभाव को इसमें भी संतुलित करना है, बैलेंस करना था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने साल 1992 में लुक ईस्ट नीति की शुरुआत करते हैं, और इस नीति का मकसद क्या होता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद खोए गए रणनीतिक भागीदार की भरपाई भी करना था। और इसका मकसद क्या होता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक एकीकरण पर जोर देना इसका मुख्य मकसद रहता है। राज्यसभा के संबंध में पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रुटिपूर्ण कथन यानी कि गलत कथन को पहचानना है, इसमें कौन सा गलत कथन है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। आपको याद होगा कि सबसे पहली बार क्या बनते हैं, ये उपराष्ट्रपति ही बनते हैं। कौन, ये डॉक्टर राधाकृष्णन। और डॉक्टर राधाकृष्णन क्या होते हैं, इन्हीं के जन्मदिवस पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वहीं राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और जब ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो ये उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते रहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ये लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, तो ये बात सही है कि लगातार 2 पद पे इन्होंने रहा, लेकिन ये एकमात्र नहीं है। इसके बाद कौन हुए, दूसरे कौन हुए, दूसरे नंबर के कौन हुए, तो दूसरे नंबर के सेकंड कौन हुए, तो सेकंड मोहम्मद हामिद अंसारी है जो दूसरे उपराष्ट्रपति रहे, जो लगातार 2 कार्यकाल रहे, उपराष्ट्रपति पद पे बने रहे, यानी कि राज्यसभा के है जो सभापति के रूप में लगातार 2 बार कार्य किए थे। प्रथम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो कब होता है, 1951 में होता है। और उस समय पीएम कौन होते हैं, तो नेहरू होते हैं। कौन, नेहरू होते हैं। और ये क्वेश्चन दोनों यूपीएससी के पीटी के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम संविधान संशोधन कब होता है, 1951 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो नेहरू होते हैं। तो प्रथम संविधान सभा संशोधन के लिए कह रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, इसमें लोकसभा के द्वारा ही है जो इसको बिल को पास कर दिया गया था। वैसे मुख्य रूप से क्या होता है कि बिल को पेश किया जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में के द्वारा उठाया जाता है, उसमें पेश किया जाता है। फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के जब साइन कर देते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर मुहर लगाते हैं, तो क्या होता है, बिल है जो एक एक्ट बन जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से लेकर उसको फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें राज्यसभा का अनुसमर्थन इसमें नहीं लिया गया था जब पहली बार संविधान संशोधन किया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में से 4 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। देखिए राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं, तो टोटल ये 250 मेंबर, इसका जो मैक्सिमम इसका है क्या है, 250 मैक्सिमम होता है। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में 243 है। ठीक है, 250 मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसमें 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितना, 233 प्लस 12 क्या होता है, ये 12 क्या होता है, 12 ये लास्ट, यानी कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस के क्षेत्रों से जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनको इसमें नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट को, और ये टोटल 12 सदस्य का इसमें चुनाव किया जाता है। 233 क्या होते हैं, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके टोटल ये राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और उस समय उसको जो राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं, सांसद जो बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा, तो जो राज्यों में एमएलए
जो एमएलए यानी विधायक जो चुनते हैं, विधायक के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, उसके बाद इसको भेजा जाता है राज्यसभा के सदस्य के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने, तो 4 सदस्य आपको बुक में मिल जाएगा 8 सदस्य, तो इसको आप करेक्ट कर लें, यहाँ पे 4 सदस्य हो जाएगा। ठीक है, 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 बार, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी बार संयुक्त बैठक की गई है लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग। जानते हैं कि आर्टिकल 108 में, कहाँ पे, आर्टिकल 108 में ये जिक्र दिया गया है ज्वाइंट सिटिंग का, और ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह प्रेरित है, इसको ध्यान रखना है। जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो जाता है, यानी कि लोकसभा बिल पास कर दे, राज्यसभा बिल को रोके रखे, या राज्यसभा बिल पास कर दे, लोकसभा बिल को वो है जो कंजर्व रखे, तो इस स्थिति में क्या होता है, और बिल इतना इंपॉर्टेंस है कि किसी भी क्षेत्र में या किसी उस तरह से भारत के सोसाइटी इकोनॉमिक उस तरह से बदलाव ला सकता है, तो उसको क्या करता है कि स्पीकर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, जिसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा है जो ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्षता की जाती है, और जो बहुमत के द्वारा, एक साधारण बहुमत के द्वारा उस बिल को क्या होता है, पास किया जाता है। तो जानते हैं कि ऐसा अगर जाएगा, तो अगर राज्यसभा कर रहा है, राज्यसभा उस बिल को उठा रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो यदि लोकसभा चाह रहा है कि वो बिल ना पास हो, तो बिल नहीं भी पास होता है, क्योंकि लोकसभा के पास क्या होता है, साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा के पास ज़्यादा मेजोरिटी होता है। लेकिन वही लोकसभा उसको पेश करे और राज्यसभा है जो उसको डिनाई करे, अगर राज्यसभा डिनाई भी नहीं करता तो बहुमत के आधार पे फिर क्या होता है, लोकसभा के द्वारा वो बिल पास कर दिया जाता है, इसको ध्यान रखने। और ये इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, और लोकसभा के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में कौन करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करता है, और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहे तो फिर कौन करता है, राज्यसभा के उपसभापति करता है। उपसभापति, सभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति कभी भी ये ज्वाइंट सिटिंग ये प्रेसिडेंटशिप नहीं देता है, इसको ध्यान रखना है। तो कितने अवसर पे, 3 अवसर पे, कौन कौन 3 अवसर है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 3 अवसर है कि दहेज निषेध विधेयक यानी कि डाउरी प्रिवेंशन बिल जो लाया गया था 1960 में, इसके बाद इसमें बैठक किया गया था, संयुक्त बैठक किया गया था। और किसके समय हो सकता है पूछ दे कि पीएम उस समय कौन था, तो नेहरू था। ठीक है, और बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में लाया गया। आतंकवाद निवारण विधेयक, इसे पोटा भी कहा गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा कहा गया, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। आपको कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ये कब आता है, ये 2002 में आता है, पोटा एक्ट आता है। और भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में, 108 में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, और उसके बुलाया कब जाता है, जब दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो या संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत हो। संसद की संयुक्त बैठक के जरिए लोकसभा के से पारित किसी समान विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिलती है। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष, और उसके अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनके अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता इसका करता है। इसमें राज्यसभा के अध्यक्ष जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता इसमें नहीं करते, ये ध्यान रखना है। संसद की संयुक्त बैठक के लिए केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल असेंबली का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे, और वे 2 कार्यकालों तक इस पद पे रहे, और उसके बाद रहे एकमात्र दूसरे कौन रहे, तो हामिद अंसारी रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के भी पहले सभापति रहे, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, और 1962 से 1967 तक है जो राष्ट्रपति पद पे बने रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है, और 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहली बार, याद रखना है कि पहली बार इनको सम्मानित किया गया था 1954 में भारत रत्न से। वे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी चुने गए थे। आपको यह भी पता होगा कि ये उस समय ये क्या थे, एक राजनयिक यानी एम्बेसडर के रूप में भी कार्य कर रहे थे। ठीक है, जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 10,000 रुपये के वेतन में केवल 2500 रुपये स्वीकार किए, और शेष राशि हर महीने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में है जो दान कर दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के स्थान पर अंतर सरकार परिषद इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल स्थापित करने के लिए अनुशंसा किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सरकारिया आयोग हो जाएगा। सरकारिया आयोग की बात करते हैं तो 1983 में इसको स्थापना किया जाता है, 1983 में। ठीक है, और ये बीपीएससी पीटी में दोनों क्वेश्चन पूछा गया 1983 में, और 1988 में ये रिपोर्ट सौंपता है। 1988 में क्या होता है, रिपोर्ट अपना सौंपता है। कौन, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जानते हैं ये सरकारिया कौन थे, तो ये कौन थे, ये
सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जज थे, ठीक है। और अंतर राज्य परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था, इंटर स्टेट काउंसिल का, ठीक है। सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में भारत सरकार ने किया और इसका मकसद क्या था कि देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और संगति संतुलन की जांच करना और उसमें सुझाव देने की बात के लिए इसको बनाया गया था। इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत परिभाषित अधिदेश के मुताबिक एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के तौर पर इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की सिफारिश किया। सरकारी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के तहत अंतर राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना किया गया था, ठीक है, इसको याद रखना है। और राजमन्नार आयोग की बात करते हैं तो 1969 में किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा सेम काम के लिए यानी कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच के संबंध को मजबूत करने और उससे सुझाव देने के लिए इसका भी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा किया गया था, राजा मन्नार आयोग के, ठीक है। पुंछी आयोग की बात करते हैं तो 2007 में पुंछी आयोग का स्थापना किया गया था और ये मनमोहन सिंह उस समय सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे और इसने रिपोर्ट किया था 2010 में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। रिपोर्ट कब? 2010 में। रिपोर्ट हमेशा याद रखना है। प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC इसको बोला जाता है। ARC यूपीएससी के एग्जाम में ARC का काफ़ी महत्व होता है। तो फर्स्ट ARC की बात करते हैं, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, फर्स्ट ARC की स्थापना की बात करते हैं 1966 में होता है और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो ये मोरारजी देसाई होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? मोरारजी देसाई होते हैं। मोरारजी देसाई होते हैं। जबकि दूसरे जो सेकंड ARC होता है, सेकंड ARC की बात करते हैं, सेकंड ARC ये कब होता है? 2005 में इसका स्थापना किया जाता है, 2005 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष इसके बीरप्पा मोइली। कौन? बीरप्पा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा मन्नार आयोग, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग, ऐसे 3 आयोग है और भी ऐसे आयोग के बनाया गया, लेकिन ऐसे 3 प्रमुख आयोग है जिसका बनाया गया था क्या? तो सरकार को इसमें राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में किस तरह से संबंध को और मजबूत बनाया जाए और किस तरह से संविधान में किस संरचना में कुछ सुधार किया जाए, उसके लिए ऐसा बनाया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करते हैं तो इसमें किस तरह से प्रशासन को और मजबूत बनाया जाए और किस तरह से ट्रांसपेरेंसी को बनाया जाए, किस तरह से करप्शन को कम किया जाए, उसके लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की जाती है। तो इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है कैग के बारे में। तो इसके अनुसूची के बारे में मिलान करना है। तो कैग की नियुक्ति जानते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं 148 से 151 तक, आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक ये दिया गया है। और पहले कैग की बात करते हैं, फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया कौन होते हैं? पी नरहरि राव। फिर पी नरहरि राव प्रथम क्या होते हैं? फर्स्ट CAG बनते हैं पी नरहरि राव। 148 से 151 तक दिया गया है। और वर्तमान में जो अभी हैं CAG वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ये इसको ध्यान रखना है, कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू है, GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो अभी वर्तमान में क्या है? कैग है। ये क्या है? WHO के यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के है, जो लगातार 2 बार चुने गए हैं। लगातार 2 बार चुने गए हैं क्या? कार्यकारी अध्यक्ष भी चुने गए हैं। जो बाह्य लेखाकार भी चुने गए हैं क्या? WHO के बाह्य लेखाकार यानी बाहरी रूप से है जो क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और बात करते हैं तो कैग की नियुक्ति के बारे में। तो कैग की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो इसमें कैग की नियुक्ति कहाँ पे? अनुच्छेद 148 में दिया गया है। और कैग के कर्तव्य और शक्ति के बारे में बात करते हैं तो ये 149 में। आगे बढ़ते हुए 148, 149, 50, 151 तक दिया गया है। संघ एवं राज्यों के खातों का प्रपत्र दिया गया है किसमें? तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा अनुच्छेद 150 में। और ऑडिट रिपोर्ट है जो क्या? अनुच्छेद 151 में दिया गया है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है जो कैग का रिपोर्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे पब्लिक अथॉरिटी होते हैं यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशन या फिर उस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड लेता है और उस तरह से काम करता है, तो उसमें कैग है जो अपना उसका रिपोर्ट है जो बना सकता है। उस पर रिपोर्ट बना करके क्या करेगा? यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को उस तरह से कोई मिनिस्ट्री है तो क्या करेगा? प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट सौंपेगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो
राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो लोकसभा और राज्यसभा में जाके संसद में वो रिपोर्ट को सौंपेगा, ये ध्यान रखना है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट में बात करते हैं, तो कई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी ये है जो फंक्शन करती है, ऑडिट करती है, और फिर क्या होता है गवर्नर को रिपोर्ट सौंपती है, और गवर्नर जाकर के क्या, तो वैसे विधानसभा, जहाँ पे विधान परिषद हो तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों में, और जहाँ विधानसभा सिर्फ हो तो वहाँ पे विधानसभा में ये क्या करता है, ये रिपोर्ट को सौंपता है और उस पर फिर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट कब आता है, 2005 में इसको लाया जाता है। आरटीआई की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित है, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। नहीं की बात करते हैं तो इसमें 12 नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कह रहा है कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। कह रहा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। इस धारा के मुताबिक केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। इस आयोग को अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करना और सौंपे गए कामों का यह पालन करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो ठीक है, इसमें आरटीआई का सेक्शन नहीं है, लेकिन ये किसके बारे में कह रहा है, आरटीआई एक्ट 2012। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ही थोड़ा सा ये गड़बड़ है, संबंधित है यहाँ पे कर दे, संबंधित है। ठीक है, तो इसमें धारा 12 संबंधित है किसका, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का इसमें प्रावधान दिया गया है और इस धारा के मुताबिक केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। इस आयोग को अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करना और सौंपे गए काम का पालन करना। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो इसमें नहीं स्टेटमेंट काट दें और ये 12 है जो सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के कुछ बातें हैं, जैसे कि इस अधिनियम का मकसद क्या है, तो नागरिक को सशक्त बनाना, ट्रांसपेरेंसी को बहाल करना, सरकार के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। सूचना पाने के लिए संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देना होता है और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ संगठनों को लागू नहीं किया जाता है, जो ऐसे संगठन जो सरकार के निर्देश अनुसार कार्य करते हैं, वैसे जैसे कि वो क्या होते हैं, वो सिक्योरिटी इशू के कारण ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल, उसका रिपोर्ट आपको नहीं भेजा जाता है, उसका इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया जाता है सेंसिटिव कुछ इशूज़ के कारण। आपको ये भी बता दें कि आरटीआई एक्ट को फाइल करने में आपको 10 रुपया मात्र लगता है। ठीक है, 10 रुपया फाइल करने के लिए लगता है, लेकिन यदि आप बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली में हैं तो आपको ये 10 रुपया नहीं लगेगा, बशर्ते कि आपको इसमें बीपीएल का जो क्या होता है, जो कार्ड होता है, उसको भी आपको यहाँ पे आवेदन के रूप में इसमें जमा करना होगा। ठीक है, तो बीपीएल जो कैंडिडेट होते हैं उसको बीपीएल में फैमिली को इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे 30 दिनों में रिपोर्ट मिल जाता है, लेकिन कभी कभी 45 दिन का ये टाइम लेता है। इसको एक बार आप अच्छे से मिलान कर लें। ठीक है, भारत के संविधान के कर रहा है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान के भाग कितना 21 भाग 21 में, ठीक है, भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों का प्रावधान दिया गया है। कौन से आर्टिकल 371 में, आर्टिकल 371 में कुल कितने राज्यों का प्रावधान दिया गया है। इसको क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बुक रखे हैं तो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो भारत के संविधान के भाग 21 में कुल भाग 21 में 371 आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत कितने राज्यों का वर्णन दिया गया है, विशेष राज्यों का प्रावधान इसमें दिया गया है, तो 12 राज्यों का। इसमें 12 राज्य कौन से हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में दिया गया है। 371A में, ठीक है, किसमें, नागालैंड के बारे में दिया गया है। उसमें नागालैंड जो नागा ट्राइबल एरियाज है उसके संरक्षण के लिए बात की गई है। 371B में इसमें असम के बारे में बात की गई है। 371C मणिपुर, डी इसमें आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तेलंगाना, डी और ई दोनों हो जाएगा क्या, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बताता है, लेकिन इसमें स्पेशली ई कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश के बारे में बात करता है। 371F क्या है, तो ये एफ क्या है, सिक्किम हो जाएगा। जी क्या है, जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 371I क्या है, तो इसमें गोवा हो जाएगा, और जे क्या है, तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या जे यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा।
इसको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रमुख 12 राज्य है जो आर्टिकल 371 में शामिल है और भाग कितना 21 में शामिल है, भाग 21 में ये शामिल है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, आपको बस स्टेट और कौन से आर्टिकल में इसको याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या दिया गया है, तो इसमें संविधान पूर्णतः मौन है, इसके बारे में कोई भी चर्चा संविधान में नहीं की गई है कि उपराष्ट्रपति का है जो पुनः इलेक्शन हो सकता है, लेकिन हो सकता है या नहीं। लेकिन राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में ऐसा दिया गया है, राष्ट्रपति के बारे में ऐसा दिया गया है। आर्टिकल कितना, आर्टिकल 57 में, आर्टिकल 57 में दिया गया है री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति कई बार भी है जो इसमें चुनाव जीत कर राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की बात इसमें नहीं की गई है, इसमें कोई चर्चा संविधान में नहीं की गई है। लेकिन अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में मात्र एक राष्ट्रपति है जो लगातार 2 ही बार है जो राष्ट्रपति बन सकता है, 2 ही बार बन सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, कितना 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा की जाती है। आपको ये पता होगा, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्टेड हो, चाहे वो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर हो, चाहे वो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर हो, लेकिन उसमें तीनों इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए। ठीक है, और इसके किसके द्वारा, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है, इन्हें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम से इसका है जो इलेक्शन किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। ठीक है, तरीका बताया गया, लेकिन पुनर्इलेक्शन की बात नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति के पद में जब भी कोई रिक्ति होती है तो राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति को नामित करेंगे जो कांग्रेस के दोनों सदनों के बहुमत से पुष्टि होने पे ये पद ग्रहण करेंगे। किसके, संसद के दोनों सदनों के बहुमत से। कहां पे, संसद। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होने के लिए प्रमुख योग्यताएं के बारे में बताता है कि एक राष्ट्रपति को 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारत का नागरिक भी होना चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्त पद को भरने का निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पूरा हो जाएगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। कौन सा आर्टिकल में कहा गया, 64 में। और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, यानी कि प्रॉफिट ऑफ जो है ये क्या, प्रॉफिट ऑफ पोस्ट का हिस्सा ये उपराष्ट्रपति नहीं होता है। अनुच्छेद 62 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्त पद को भरने का निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने से पहले है जो किया जाएगा। ठीक है, ये 62 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल को गिराता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी सागर हो जाएगा, यानी नॉर्थ सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एल्बे रिवर है जो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से, ये जर्मनी के थ्रू बहते हुए कहाँ पे गिरेगा, ये जाके नॉर्थ सी में गिरेगा, नॉर्थ सी में गिरेगा। कहाँ पे, ये नॉर्थ सी में गिरेगा। उसी तरह से क्या है, एक राइन नदी है जो कहाँ से, स्विट्जरलैंड से होते हुए इस तरह से क्या होता है, ये भी है जो कहाँ पे गिरता है, ये भी जाके गिरता है कहाँ, तो ये नॉर्थ सी में गिरता है। एल्ब नदी चेक गणराज्य से होकर, यहाँ देख सकते हैं चेक गणराज्य से होकर के कहाँ पे, ये जर्मनी से बहती है, कक्स हेवन में उत्तरी सागर में यह मिल जाता है। राइन नदी भी कई देशों से होकर बहती है, जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड हो गया। ये क्या हो गया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड, इस तरह से ये बहता है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ से स्विट्जरलैंड से जाता है और नीदरलैंड होते हुए ये यहाँ पे गिर जाता है, जर्मनी को पार करते हुए। तो एल्ब नदी और राइन नदी दोनों ये जर्मनी से फ्लो करती है, ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों नदियां यूरोप में महत्वपूर्ण जलमार्ग है और उत्तरी सागर में पानी के विकास में ये, निकास में ये क्या करते हैं, योगदान करती है। ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या क्या है, न्यूनतम है, यानी कि वहां पे सबसे कम मरुस्थल या न के बराबर मरुस्थल पाया जाता है, तो कहां पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। यूरोप में मरुस्थल की संख्या नहीं है या न के बराबर, या फिर कह सकते हैं है ही नहीं। ठीक है, तो अंटार्कटिका को कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, अंटार्कटिका को क्यों कहा जाता है, इसको व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है, या फिर व्हाइट माने श्वेत मरुस्थल, या श्वेत क्या कहा जाता है, श्वेत रेगिस्तान, या व्हाइट कंटिनेंट, या व्हाइट कंटिनेंट यानी श्वेत महाद्वीप। ठीक है, इसको कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है।
यह लगभग 5.5 मिलियन वर्ग मील के आकार के साथ अंटार्कटिका महाद्वीप को कवर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ये ठंडा रेगिस्तान है। क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, इसको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर 2 सबसे बड़े रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्रों में है और दूसरा सबसे बड़ा कहाँ है, आर्कटिक रेगिस्तान, जो लगभग 5.29 मिलियन वर्ग मील में फैला है। अफ्रीका में स्थित सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और कुल मिलाकर यह तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे, अफ्रीका में स्थित है ये सहारा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल है। एशिया का मरुस्थल के रूप में जानते हैं कौन कौन है, एशिया में गोबी है, काराकुम है, क्यूजिलकुम है, टकला मकान है। जो टकला मकान ये जानना है कहाँ पे है, चीन में स्थित है। कहाँ पे, दरोगा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कहाँ पे स्थित है, तो चीन में स्थित है टकला मकान। थार, तोतारी, तायन, ये सारे क्या है, एशिया के मरुस्थल हैं। उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान का है क्या है, ग्रेट बेसिन है, मोहवे है, चीहा, वुहान है और सोनोरन है। सोनोरन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनोरन कहाँ पे ये मरुस्थल है, तो उत्तरी अमेरिका में है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पूछा गया आपको, ग्रेट विक्टोरिया भी पूछा गया, ग्रेट सैंडी भी पूछा गया, तनामी और सिम्पसन भी पूछा गया है। इसमें चारों प्रमुख है जो रेगिस्तान कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं कि टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप है। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, ओरंग टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे देख सकते हैं ओरंग टाइगर रिजर्व, ये लोकेटेड है कहाँ पे, असम में स्थित है। और असम के बीचों बीच क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा नदी फैलती है, ये बहती है, जिस कारण से क्या होता है, इसके आसपास आगे पीछे क्या होता है, दोनों साइड ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क है, दीपोर बिल है, जो दीपोर बिल है, यहाँ पे क्या होता है कि कोल भी, ये क्या वहाँ से तेल निकाला जाता है, तेल भी निकाला जाता है। और यहाँ पे पावितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, पावितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ है, चक्राशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है, सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारानदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नमेरी, ये क्वेश्चन दरोगा एग्जाम में पूछा गया, नमेरी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये असम में है। ठीक है, लौखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ, असम में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईस्ट कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरत लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दिहिंग पटकाय पानी दिहिंग वर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होलांगा पर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, ये सब जो प्रमुख है आपको इसको याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि प्रवाल भित्ति यानी क्या रहा है, प्रवाल भित्ति से संबंधित निम्न जन यानी अवतलन कर रहा है कोरल ब्लीचिंग। देखिए कोरल ब्लीचिंग होता क्या है कि समुद्र के अंदर वैसे वैसे थोड़ा सा जो मॉसेस टाइप का होता है, जैसे एल्गी टाइप का वहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का यह बना होता है। ये चट्टाने प्रवालों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। और प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के अंदर मौजूद चट्टान होती है, उस तरह से चट्टान बन जाती है, जो एक आकार प्रदान करता है। प्रवाल भित्तियों के विकास से जुड़े अवतलन सिद्धांत को किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया। उन्होंने यह सिद्धांत बीगल जहाज पर अपनी यात्रा के दौरान किया था। प्रवाल भित्तियां समुद्र तल को क्या करती है, स्थिर रखती है। प्रवाल भित्तियां समुद्र तल को स्थिर रखती है, खुले समुद्र से तरंग ऊर्जा और तत्वों को भी सोखती है। कुछ प्रवाल भित्तियां 95% से ज्यादा तरंग ऊर्जा को सोख सकती है, यानी कि जो वेव चलता है, ओशियनिक वेव करंट चलता है, उसको ये कंट्रोल भी करता है। प्रवाल भित्तियां चक्रवात और सुनामी से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसको ध्यान रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ये पश्चिमी तट पे है कि पूर्वी तट पे या उत्तरी तट पे है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि पूर्वी तट पे है। भारत में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में प्रवाल भित्तियां हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत के ऐसे कौन सा क्षेत्र है जहां पे प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहीं पे दे देगा आपका रन ऑफ कच्छ दे देगा, या फिर और भी अन्य क्षेत्र का दे सकता है जैसे कि उसमें, तो इसका आंसर वो गलत हो जाएगा।
ठीक है, जैसे यूपीएससी पीटी में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। वैज्ञानिक आमतौर पर चार तरह की प्रवाल भित्तियों का मानते हैं, जैसे कि फ्रिजिंग रीफ हो गया, बैरियर रीफ हो गया, एटॉल रीफ हो गया और पैच रीफ हो गया। एटॉल रीफ में ही बना होता है कौन सा, ये मालदीव जो शहर है, मालदीव जो देश है, वो एटॉल रीफ से ही बना हुआ है। चारों तरफ क्या होता है, इस तरह से इस तरह से एक आकार ले लेता है और वहाँ पे उस तरह से आइलैंड्स बना लेता है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा, डार्विन। और डार्विन के बारे में जानते हैं किसने क्या किया था, तो थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था। ठीक है, और फिटेस्ट वैसा जीव जंतु या फिर पौधे प्रजाति जो सरवाइव करेंगे, जो एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे, वही है जो क्या करेगा, वो सरवाइव करेगा। ये भी सिलेक्शन, ये किसने दिया था थ्योरी, डार्विन ने दिया था। और डार्विन का एक और भी बुक का नाम है क्या, ये 1859 में देता है, ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस। ये बुक लिखते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, इसको याद रखना। ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। कब लिखा है, 1859 में लिखा है। ठीक है, समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी कि इसमें कह रहा है कि कितना, जैसे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है या 1 केजी पानी है, उसमें कितना ग्राम या कितना ml है जो क्या उसमें सॉल्ट पाया जाता है, इसी को कहा जाता है क्या, तो इसमें कहा जाता है समुद्री जल लवणता, यानी सॉल्ट जो ओसेनिक सैलिनिटी कहा जाता है। क्या इसमें कितना ml या ml पर ml या कहता है या पर ग्राम या पर ml, इसमें कितना नमक पाया जाता है। तो कह रहा है ये लगभग 33 ppt यानी पार्ट्स पर 1000, ये ppt हो गया। ये 34 ppt से लेकर 37 ppt के आसपास का ये क्या होता है, ये होता है जो समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का ये सही औसत या ये क्या है, एक रेंज है। समुद्र के पानी के लवणता को क्या नमक ग्राम में और 1 लीटर पानी के अनुपात में इसको मापते हैं। और समुद्र के पानी में आमतौर पर प्रत्येक लीटर में लगभग कितना, तो 35 ग्राम घुले हुए लवण होता है, यानी कि 35 ppt। आपसे भी पूछा जाता है कि 35 ppt एवरेज रूप से पाए जाते हैं। इसे 35 ppt यानी पार्ट्स पर 1000 के रूप में लिखा जाता है। समुद्र की लवणता की सामान्य सीमा 33 से 37 ग्राम प्रति लीटर, यानी 33 पर ppt से लेकर 37 ppt यहाँ पे लिख सकते हैं, या 33 या क्या हो जाएगा 33 या 34 ppt भी ऑप्शन में रह सकता है। लवणता का अर्थ क्या होता है, समुद्र या महासागर में घुले हुए लवणों की कुल मात्रा से संबंधित है। लवणता की गणना क्या 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा से किया जाता है। इसे आमतौर पे पार्ट्स प्रति 1000 या ppt यानी पार्ट्स पर 1000 के रूप से इसे जाना जाता है। करा 24.7 ppt की लवणता को खारे पानी को ठीक करने की ऊपरी सीमा माना गया है, यानी कि इससे आप है जो शुद्ध पानी के पीने वाला पानी बना सकते हैं जब यदि उसमें 24% या लगभग 25% इसमें खारा है जो नमक इसमें पाया गया हो तो। यानी कि यदि 1000 ग्राम में से कितना 24 ग्राम में यदि नमक है तो उसको आप उबाल करके शुद्ध पानी बना सकते हैं। यह प्राकृतिक जल और जैविक प्रक्रियाओं के रसायन विज्ञान की कई विशेषताओं को तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक भी होता है। इसका है जो मेन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, तो इसमें जानते हैं कि इसमें बाष्पीकरण हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा और वर्षण हो जाएगा। यदि बाष्पीकरण होगा तो इसमें क्या होगा, ये पीपीटी को और बढ़ा देगा। यानी कि जैसे कि इस तरह का क्षेत्र है, कोई भी मतलब ओशियन हो या फिर कुछ तरह से तालाब ले लें या कुछ तरह से आर्टिकल्स है या फिर इस तरह से कोई वस्तु है, उसमें से पानी इसको उसमें रखा गया है और समुद्री जल को रखा गया है। यदि इसका क्षेत्रफल है जो और भी कम कर दिया जाए और भी इसको है जो बाष्पीकरण के माध्यम से और सुखाया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका है जो सैलिनिटी और बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें और सफ़ेद पानी यानी कि जो हम लोग पानी पीते हैं जो नॉर्मल वाटर को इसमें मिला दिया जाए तो उसकी सैलिनिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी और भी इसमें है जो ये क्या हो जाएगा, इसका सैलिनिटी है जो कमता चला जाएगा। तो इसमें बाष्पीकरण, वर्षण, घनत्व, इसमें क्या तापमान, टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया जाए और ये क्या हो जाएगा और भी जैसे सिकुड़ता जाएगा तो इसमें सैलिनिटी बढ़ता जाएगा। तटीय क्षेत्रों में सतह की लवणता नदियों से मीठे पानी के प्रवाह से यह प्रभावित होता है और ये कमता जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र में सतह की लवणता बर्फ के जमने और पिघलने की प्रक्रिया से भी प्रभावित होता है और हवा पानी को अन्य क्षेत्रों में ले जाकर के एक क्षेत्र की लवणता को भी प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं लवणता भिन्नताओं में भी योगदान करता है। घनत्व या तापमान में परिवर्तन किसी क्षेत्र में पानी की लवणता को भी यह प्रभावित करती है। और विभिन्न लवणों का अंश देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड इसमें 77.7%, मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें 10.9%, यानी कि मुख्य रूप से इसमें
सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ही पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट है जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कि धार्मिक समुदाय और 2011 जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत है जो जनसंख्या हिस्सेदारी है भारत में प्रमुख धर्मों की, इसको मिलान करना है। तो ईसाई धर्म की बात करते हैं तो इसमें भारत में 2.3%, यानी कि ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए का 3 कहीं नहीं दिया है, ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। और बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 यानी कि 0.4% यहाँ पे पूरे भारत में कितना जनसंख्या है, 0.4% बौद्ध की। सिख धर्म की बात करते हैं तो क्या है, तो 3 का हो जाएगा, सी का हो जाएगा क्या, तो सी का सॉरी यहाँ पे ए का 3 है, ए का 3 है, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, ए का 3 2.3%, बी का क्या हो जाएगा 4, यानी कि बौद्ध का क्या हो जाएगा 0.7%, ठीक है। और सिख का क्या हो जाएगा 1.72% और जैन का 0.4%। ये सारे क्या है, इसका जनसंख्या प्रतिशत है जो भारत में है। तो इसके लिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में प्रमुख धार्मिक समुदायों की जनसंख्या हिस्सेदारी हिंदू इसमें सबसे प्रमुख रूप से 79.8%, मुस्लिम 14.2%, यानी कि दूसरा सबसे प्रमुख है जो कौन सा है, मुस्लिम है। ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, ठीक है, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य धर्म और मत क्या है 0.7%, और धर्म नहीं बताया गया यानी कि वो एथिस्ट है, धर्म को नहीं मानता है 0.2%। तो भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है और दुनिया करीब 94% हिंदू भारत में ही रहते हैं। भारत में मुस्लिम सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक रूप में है, यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटी के रूप में है। भारत में पारसी धर्म, ठीक है, और यहूदी धर्म और का भी एक प्राचीन इतिहास रहा है। जानते हैं कि अभी जो रतन टाटा की मृत्यु होती है, ये मृत्यु हुई है, तो ये कौन से धर्म से थे, ये रतन टाटा पारसी धर्म से जुड़े थे, पारसी धर्म, ठीक है। भारतीय संविधान में धर्म की आज़ादी को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है और भारत को धर्मनिरपेक्ष देश भी माना गया है, एक सेकुलर स्टेट भारत को माना गया है, सेकुलर कंट्री, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, इसको कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ से स्कूल जाना है, ठीक है, पोजीशन ए है और बी है, ठीक है, आपको यहीं से यहाँ से जाना है, लेकिन आप यदि घूम के ऐसे जा रहे हैं तो आपका ये डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब कवर करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फाइनल पोजीशन, ये कह रहा है फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है। इसमें धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य, ये सारे इसमें किसका है जो ये वैल्यू होता है डिस्प्लेसमेंट का, इसको याद रखना है। यानी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, और ये शून्य भी हो सकता है। और इसका जो ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, मीटर होता है ऐसा यूनिट, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजारने पर अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो इसमें है जो काला रंग प्राप्त होगा। कह रहा है रंग प्रकाश का क्या है, ये गुणधर्म है, इसके तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बैनिया हैप्पीनाला यानी विव गेओर के बारे में जानते होंगे, विव गेओर, बैनिया हैप्पीनाला। रेड का जैसे इसमें क्या होता है, तरंगधैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो रेड का सबसे ज़्यादा तरंगधैर्घ्य यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। लेकिन सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा वायलेट का, लेकिन इसका दोनों का अपोजिट होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आपको यहाँ सैम्बल बता देते हैं, जैसे इस तरह से हो गया सैम्बल, यहाँ पे क्या है, तो जैसे जैसे ये जाएगा तो इसका वेवलेंथ बढ़ेगा, ये वेवलेंथ को डिनोट किया। जैसे ये नीचे की ओर वेवलेंथ, ऊपर को क्या, तो ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। और दोनों को ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, दोनों का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसमें से कुछ अवशोषित होता है और कुछ क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। लाल वस्तु या पीलू वस्तु लाल या पीले रंग की दिखती है क्योंकि यह केवल लाल रंग या पीले रंग को ही दर्शाती है और सफ़ेद प्रकाश में मौजूद अन्य सभी रंगों का अवशोषित करती है। इसलिए जब लाल वस्तु को पीले प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो उस पर पड़ने वाले पीले रंग को अवशोषित कर लेती है और काली दिखाई देती है, इसलिए विकल्प भी इसका आंसर सही हो जाएगा,
ठीक है, इससे बीपीएससी पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसका, वायलेट कलर का, और रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, और इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी को घूमने की गति यानी घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पिंड का वजन इसमें घट जाएगा। तो अगर पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर रखे किसी पिंड का जो वजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी के घूमने से वस्तु पर अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, ये टू अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स क्या लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, ये टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, यानी सेंटर की ओर ये फोर्स लगता है। तो इसमें लग रहा है क्या, अपकेंद्रीय बल, यानी कि ये दूर भाग रहा है, जिस कारण से वजन ये कम महसूस होगा। जो वस्तु को पृथ्वी के केंद्र से दूर करने की कोशिश करता है और पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ने से अपकेंद्रीय बल भी बढ़ता है और वस्तु के भार में क्या होता है, कमी आता है। इसमें वस्तु के भार में कमी आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ने से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल ये कम हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर पृथ्वी बहुत तेजी से घूमने लगे तो वह आपको आकाश की ओर है जो तेजी से फेंक भी सकता है। अनुमान लगाया जाता है कि अगर पृथ्वी वर्तमान की तुलना में कितना गुना, 17 गुना तेजी से घूमे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का वजन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि 17 गुना यदि घुमाएगा पृथ्वी, यदि तेज अभी जैसे घूम रहा है वर्तमान से 17 गुना तेज घूमने लगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भूमध्य रेखा पर वस्तु का वजन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्रुवों पर वस्तु के वजन में कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि घूमने की गति बढ़ने या घटने से अपकेंद्रीय बल में कोई बदलाव यहाँ पे ध्रुवों पर देखी नहीं जाती, जिस कारण से इस यहाँ पे वस्तुओं के वजन में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जल गैस की बात करते हैं तो मुख्यतः ये किसका मिश्रण होता है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, यानी कि क्या, हाइड्रोजन प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मिश्रण होता है। इसे भाप अंगार गैस भी बोलते हैं, भाप अंगार गैस भी बोलते हैं, भाप अंगार गैस। ठीक है, तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसे ब्लू वाटर गैस के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू वाटर गैस। और जल गैस क्या है, एक ईंधन गैस है, इसको ध्यान रखना है। क्या है, एक फ्यूल है। ठीक है, इसका अनुसूत्र क्या है, CO+H2 है, CO+H2। इसको गर्म बनाने का तरीका क्या है, तो लाल गर्म कोक के ऊपर से भाप को गुजारा जाता है और भाप और हाइड्रोकार्बन की प्रतिक्रिया से यह मिश्रित गैस बनती है। जल गैस का इस्तेमाल ईंधन सेल अनुप्रयोगों में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए किया जाता है। कोयला गैस के साथ मिलाकर जल गैस ईंधन में काम आती है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ये क्या होता है, ये काफ़ी जहरीला गैस होता है। ये जानते हैं कि ये काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक जहरीला गैस होता है और यदि आपके फेफड़ों में चला जाए तो आपको अधिक रूप से आपको बीमार बना सकता है, यहाँ तक मृत्यु भी कर सकता है। जल गैस की ज्वाला बहुत गर्म होती है और जल गैस का तापमान क्या, तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो सकता है। अब मिलान करना है ईंधन गैस और उसके प्रमुख अवयव। तो आपको सबसे पहले आपको जैसे हमने बताया कि भाप अंगार गैस ये किसका मिश्रण होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये मिश्रण होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑप्शन में आपको एक भी मैच कर जाए, एक भी मिल जाए तो आपको वहाँ से मिलान कर लेना है। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक सिर्फ आंसर आने से हमको पूरा का क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर हमको ये बन गया। ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा। LPG की बात करते हैं तो कई बार पूछा गया बीपीएससी पीटी में, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें पाया जाता है, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन गैस पाया जाता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कोल गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे कोल गैस की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन भी होता है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि इसमें गैस पाया जाता है कोल गैस में। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में ये मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन इसमें मिक्स होते हैं, लेकिन मीथेन मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। ठीक है, कितना, तो लगभग 93% के आसपास इसमें क्या होते हैं, मीथेन ही होते हैं। ठीक है, CH4 होते हैं। ठीक है, CH4 मीथेन 93% के आसपास क्या CNG में होते हैं। CNG में क्या होता है कि बहुत ही हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस करके गैस को इसमें संपीड़ित करके उसमें गैस को एक स्टील या फिर एल्युमिनियम के जो टंकी बना होता है उसमें इसको डाला जाता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रेशर यानी कि 600-700 बार होता है, उसमें उसको है जो संप्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रक्रमों में कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है, तो इसमें देख सकते हैं जल योजन है, उपचयन भी है और विलयन भी है, जबकि लवण क्रिस्टल विकास इसमें नहीं है।
रासायनिक अपक्षयन क्या होता है कि भूविज्ञान में रासायनिक अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानें रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे टूट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रायः एक पूर्णतः अलग पदार्थ बन जाता है। अपक्षय अभिक्रिया का एक समूह जैसे विलयन, कार्बनीकरण, हाइड्रोजन यानी जल योजन, ऑक्सीकरण और अपचयन इसका मुख्य जो ग्रुप है। यह अभिक्रियाएं चट्टानों पर ऑक्सीजन, सतह मिट्टी के पानी और अन्य अम्लों के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से उन्हें विघटित करने, भंग करने या उन्हें एक महीन क्लैस्टिक अवस्था में अपचयित करने का यह कार्य करता है। सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए ऊष्मा के साथ साथ पानी और हवा भी मौजूद होना चाहिए, ये रिएक्शन को है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए। विलयन की बात करते हैं, जब पदार्थ अम्ल या जल में घुल जाता है तो जल या अम्ल में घुले हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया में विलयन में से ठोस का हटाए जाना भी शामिल है और यह दुर्बल अम्ल या पानी में खनिज की घुलनशीलता पर भी निर्भर करता है। कार्बनीकरण की बात करते हैं तो कार्बनीकरण खनिजों के साथ बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की अभिक्रिया है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो फेल्डस्पार और कार्बोनेट खनिजों के विखंडन में मदद करता है। मिट्टी और वायुमंडलीय हवा से पानी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है और कार्बनिक अम्ल बनाया जाता है जो दुर्बल अम्ल के रूप में काम करता है। तो कार्बनिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है, इसको ध्यान रखना है। हाइड्रेशन यानी जल योजन क्या होता है? जल का रासायनिक योग जल योजन कहलाता है। और खनिज पानी लेते हैं और बढ़ते हैं। यह परिवर्धन स्वयं खनिज या चट्टान की मात्रा में वृद्धि का कारण होता है। आपको इसमें सिंपल याद रखना है क्या ये कंसेप्ट है, क्या कहता है, बस आपको याद रखना है। करा निरापाद दिया सलाई यानी मैच बॉक्स, जो दिया सलाई होता है मैच बॉक्स, इसमें इसके विनिर्माण में लाल फास्फोरस यानी रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किस कारण से होता है ऐसा? क्योंकि यह क्या होता है कि साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है। देखिए 3 तरह के फास्फोरस पाए जाते हैं, एक लाल होता है, एक वाइट फास्फोरस और एक काला फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस क्या होता है कि ये कम क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। किसके कंपेयर में? तो ये क्या ब्लैक या फिर वाइट फास्फोरस काफ़ी है ज्वलनशील होता है, काफ़ी है रिएक्टिव होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लाल फास्फोरस में लौह धूसर चमक होता है, यानी कि इसमें आयरन के आकार का ये पाया जाता है, उसमें उस तरह से ये चमक होता है। ठीक है, ये गंधहीन होता है, जहरीला नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। जो आप मैच बॉक्स में दिया सलाई में से बारते हैं, जलाते हैं, वो क्या होता है? ये जहरीला नहीं होता है। ये पानी और कार्बन डाइसल्फाइड पानी में नहीं घुलता है, ध्यान रखना है। पानी और कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता है, अंधेरे में नहीं चमकता है। रासायनिक रूप से सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस की तुलना में क्या होता है? अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। कह रहा है कि रासायनिक रूप से सफ़ेद फास्फोरस होता है जो लाल फास्फोरस से की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, लेकिन रेड फास्फोरस क्या होता है? ये कम होता है, ये वाइट फास्फोरस ज़्यादा होता है। यह बहुलक है, पॉलीमर है और इसमें P4 चतुष्फलीय श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ी होती है और इसका उपयोग सुरक्षा माचिसों के निर्माण में किया जाता है, यानी मैच बॉक्स में किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस की बात करते हैं, ये सफ़ेद मोमी ठोस या पारभासी जैसा दिखता है और जहरीली प्रकृति का होता है, जहरीली होता है और यह कम स्थिर और अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और पानी में नहीं घुलता है, पानी में नहीं घुलता है। जब इसे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाया जाता है तो यह घुल जाता है और सूर्य के प्रकाश में बाष्पित होकर सिंदूरी फास्फोरस भी बनाता है। अंधेरे में क्या करता है? ये चमकता है। ये सारे फीचर्स लाल फास्फोरस और वाइट फास्फोरस के हो गए। जबकि बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस यानी काला फास्फोरस की, तो अल्फा काला और बीटा काला, इस तरह से 2 फास्फोरस का है जो होता है काला फास्फोरस। जब लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर एक बंद नली में गर्म किया जाता है तो अल्फा काला रूप बनता है, और यही जब सफ़ेद फास्फोरस को 473 केल्विन को उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो बीटा काला बनता है, और यह 673 केल्विन तक हवा में नहीं जलता है। ठीक है, और काला फास्फोरस हवा में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये हवा में उदासीन हो सकता है और इसमें या तो अपारदर्शी, इसमें आपको ये ध्यान नहीं रखना है, खाली बस ये हवा में उदासीन हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके प्रमुख फीचर्स है, इसको ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, इसका प्रयोग कर रहा है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बता रहा है। तो कह रहा है इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, तो ये सही बात है कि इसका है जो सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए भी मिलाया जाता है और यह एक संचारी क्षारक है, यह स्टेटमेंट गलत है। यह आमाशय में अम्ल के आधिक्य को निष्प्रभावी कर सकता है, यानी कि आपका अगर पेट में एसिडिटी बनता है, अम्लता की मात्रा ज़्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका एक है जो क्षार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन इसमें क्या है? गलत हो जाएगा।
सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अनुसूत्र क्या है? NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका यूपेक IUPAC इसका नाम है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इसका नाम दिया है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका उपयोग एंटी एसिड यानी कि प्रति अम्लीयता का कम करने के रूप में या सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में, अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा उत्पन्न करा है। सोडियम बाइकार्बोनेट आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होने के कारण आग तथा वायु के मध्य एक परत का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण आग का वायु से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है, यहाँ आपने देख लिया, ठीक है। यदि प्रयोगशाला में आदि में क्षार के कारण आग लगी हो तो वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग नहीं करें। यदि आप करते हैं तो आग और भी प्रचंड रूप से फैलेगा। वहां हम अग्निशामक के रूप में पायरीन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का ये क्या है, स्ट्रक्चर है। mRNA यानी कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो ये कोरोना वायरस के दौरान इसका ऐसे वैक्सीन इस्तेमाल किए गए, जैसे कि फ्रेजर और ये क्या इसका देख सकते हैं किसके द्वारा? तो मॉडर्ना मॉडल पे आधारित है, मॉडर्ना मॉडल पे आधारित है। लेकिन इसके लिए सबसे उपलब्ध जानकारी और स्वदेशी तकनीकी एवं सामग्री में, ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि मॉडर्ना मॉडल पे बनाया गया था वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन के लिए। और इसने सार्स कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ ये स्वदेशी सख्त mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ये विकसित करता है। इसका वैक्सीन हमारे कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का तरीका सिखाने के लिए mRNA का उपयोग करता है और यह प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को शुरू करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। जब असली वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी पहले से बना रहता है और यह क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो एंटीबॉडी का उत्पादन करती है वही हमें संक्रमित होने से इसको बचाता है, ठीक है। बस इसको याद रखना है। पोलियो की बात करते हैं। 2014 में ही भारत से पोलियो है जो खत्म हो गया था। पोलियो खत्म हो गया था 2014 में। WHO ने ऐसा डिक्लेयर किया कि 2014 में है जो पोलियो खत्म हो गया भारत से। और हाल ही में WHO के द्वारा ट्रैकोमा जो आंख का डिजीज है, ट्रैकोमा आंख का बीमारी है, ये भारत से इसका उन्मूलन किया गया है। WHO ने अभी कल परसों ही घोषणा किया है, हाल ही में घोषणा किया। ट्रैकोमा जो आंख की बीमारी है, आंख से संबंधित बीमारी ट्रैकोमा को यहां से समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। पोलियो भी समाप्त हो गया। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फुफ्फुस झिल्ली या इसको कहा जाता है प्लूरा या प्लूरल झिल्ली कहा जाता है। इसमें देख सकते हैं इस तरह से लंग्स है और उसको कवर करने के लिए क्या होता है? इसको कवर करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होता है? इसको प्लूरल झिल्ली या फुफ्फुस झिल्ली इसको कहा जाता है। देख सकते हैं कवर्ड बाई क्या? प्लूरा कहा जाता है, ठीक है। इसे प्लूरा या प्लूरल झिल्ली कहते हैं। यह 2 रेशेदार चादरों का बना होता है, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, और जो फेफड़ों को ढकता है उनकी रक्षा करता है। प्लूरा के बीच के अंतर को प्लूरल स्पेस कहते हैं। प्लूरा एक चिकनाई वाला तरल पदार्थ बनाता है जो झिल्लियों को क्या करता है? नम रखता है, यानी कि उसको बेट में इसको भिंगाए रखता है। सांस लेने के दौरान यह तरल पदार्थ झिल्लियों को आसानी से एक दूसरे पर फिसलने में मदद करता है। हर फेफड़े को एक पतली झिल्ली बन ढकती है जिसे विसराल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। प्लूरा में सूजन आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लूराइटिस या फुफ्फुस आवरण शोथ कहते हैं। फुफ्फुस आवरण शोथ के कारण सीने में तेज दर्द हो सकता है और खांसने या गहरी सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। फेफड़े के कैंसर की कोशिकाएं प्लूरा तक फैल सकती है और प्लूरा की झिल्लियों में भी सूजन पैदा कर सकती है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी मिला के चलें। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है? तो इसमें जानते हैं कि टाइलिन भी है, ट्रिप्सिन भी है, पेप्सिन है। तो टाइलिन कहाँ पाया जाता है? ये लार में पाया जाता है। टाइलिन लार से निकाला जाता है टाइलिन एंजाइम, जो हमारे भोजन को मुंह में ही पचाने का ये कार्य करता है। पाचन एंजाइम जटिल खाद्य कणों को सरल कणों में ये तोड़कर इसका क्या करता है? भोजन के रासायनिक पाचन में मदद करता है। यह एंजाइम शरीर के कोशिकाओं तक भोजन पहुंचाने में ये मदद भी करता है, जैसे कि पेप्सिन हो गया। पेप्सिन पेट में पाए जाने वाला सबसे अहम पाचक एंजाइम है और प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड की छोटी छोटी यह जो क्या इकाइयों में तोड़ता है। एमाइलेज की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है और लार ग्रंथियों और अग्नाशय से स्रावित होता है। क्या? तो एमाइलेज
लार एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज और छोटे कार्बोहाइड्रेट में बदलता है और अग्नाशयी एमाइलेज ग्लूकोज का उत्पादन करके कार्बोहाइड्रेट के पाचन को ये है जो पूरा करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। शहद में क्या होता है? शहद में यानी हनी में एमाइलेज और प्रोटीएज होता है। आम और केले में क्या होता है? एमाइलेज होता है। पपीते में पपेन नाम का प्रोटीएज होता है। एवोकाडो में क्या होता है? लाइपेज पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है क्या क्या पाया जाता है, किस में पाया जाता है। इसमें आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइक्लोफेनाक हो जाएगा। जानते हैं कि 2008 से इसको बैन कर दिया गया क्योंकि पशुओं को दिया जाने वाला उस तरह से उत्तेजक के रूप में या दूध निकालने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता था, उसके दर्द निवारक के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता था, या बुखार सूजन उत्तेजन की समस्या से निपटने में प्रयोग किया जाता था। किसके द्वारा? ये पशु चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में इसको 2008 से इसको प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, गिद्धों की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? तो डाइक्लोफेनाक की दवा है जो पशुओं के शवों को खाते समय गिद्ध के जो किडनी होता था वो फेल हो जाता, जिस कारण उसकी मृत्यु बहुत ही अधिक मात्रा में होने लगी थी। और कहते हैं कि 2006 में है जो भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट वल्चर है जो स्टार्ट किया गया था, ये भी याद रखना है। प्रोजेक्ट वल्चर की शुरुआत की जाती है, इसको हमने पहले भी बता दिए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी यानी कि नारकोटिक्स एनाल्जेसिक औषधि है? तो इसका आंसर मॉर्फिन हो जाएगा। मॉर्फिन हो जाएगा। मॉर्फिन का इस्तेमाल किसके द्वारा? ये सबसे पहली बार मैंने से खोज की गई थी। किसके द्वारा? सर्टनर के द्वारा। सर्टनर के द्वारा 1806 में इस अल्केलाइड का पृथक्करण किसके द्वारा? अफीम से अलग करके किया गया था। अफीम से अलग करके इसको बनाया गया था। क्या? मॉर्फिन बनाया गया था। इसका प्रयोग हाइड्रोक्लोराइड, सल्फेट, एसीटेट, ट्राउटेट और अन्य संजातों के रूप में होता है। इससे पीड़ा दूर होती है और गाढ़ी नींद भी आती है। इसका सेवन मुख से कराया जाता है और पर इंजेक्शन से यह प्रभाव शीघ्रता से दिखाता है। ठीक है, इसके लगातार सेवन से आदत भी पड़ सकती है। ठीक है, इसे डॉक्टर लोग इसका सेवन जहां अन्य औषधियों से काम चलाया जा सकता है वहां नहीं कराते हैं। ठीक है, इसका उपयोग दमा, खांसी, विशेषतः कुकर खांसी में भी होता है। कुछ परिस्थितियों में इसके वमन और अतिसार भी रोकता है। ठीक है, इसको याद रखना है। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एस्पिरिन, पैरासीटामोल आदि क्या होता है? बुखार या सर दर्द इसके इस्तेमाल में है जो इसका उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज और वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है। यह बताता है शरीर को किस तरह से इसमें रेगुलेट करना है, इसमें शरीर को ग्लूकोज लेवल को। कि मानव शरीर में इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर को भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। यह रक्त में मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं में जाने में मदद करता है, जिससे कोशिकाओं को काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। और जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर ज़्यादा होता है तो इंसुलिन शरीर को लीवर में मौजूद ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए कहता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह भी हो सकता है, यानी डायबिटीज हो सकता है। मधुमेह होने पर शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या इसकी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन क्या है? इसको याद रखना है। प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है, इसको याद रखना है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स में होता है। इसको याद रखना है कि ये पैनक्रियाज के जो लैंगरहैंस आइलेट है उसके द्वारा इसका इंसुलिन का इस्तेमाल ये स्रावन होता है। ठीक है, इंसुलिन का स्राव तब होता है जब रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जैसे कि भोजन के बाद। इंसुलिन का स्राव बंद हो जाता है जब रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। इंसुलिन के बढ़े हुए स्तर से वजन बढ़ सकता है। ऐसे सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उससे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट देकर के पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे सावधानी रखना है कि क्या आपको इसमें है जो क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B9 और विटामिन B12 के दोनों के कारण होता है, यानी A+B इसमें दोनों हो जाएगा। विटामिन सी को कहते हैं क्या? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और ऐसा विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसको यदि आप पकाते हैं, आग में जलाते हैं तो इसका जो असर है वो खत्म हो जाएगा, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तब होता है जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 या विटामिन B9 नहीं होता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि आपके अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं विकसित हो सके। ठीक है, और एनीमिया कब होता है? जब आपके शरीर में आयरन की कमी होती है, यानी लौह तत्व की कमी होती है, जिस कारण से एनीमिया होता है। और ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा एनीमिया रोग देखा जाता है।
जिन पौधों में संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ब्रायोफाइट्स कहा जाता है, ब्रायोफाइटा कहा जाता है। जिन पौधों में संवहन ऊतक नहीं होता है उन्हें ब्रायोफाइटा कहा जाता है। ब्रायोफाइटा क्या होता है, वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है और इस वर्ग में आने वाले पौधों के कुछ उदाहरण जैसे कि मॉसेस है, हॉर्नवट है, लिवरवट है, इस तरह से एग्जाम्पल देख सकते हैं। बॉन्ड क्या है, ब्रायोफाइटा का है। ब्रायोफाइटा शैवाल और टेरिडोफाइट के बीच में आता है और इस वर्ग में करीब 900 वंश और 23,000 प्रजातियां इसमें शामिल है। संवहन ऊतक जल और खनिजों के परिवहन में मदद करता है। फर्न, जिम्नोस्पर्म और फूल वाले पौधे संवहनीय पौधे हैं। इसमें संवहनीय ऊतक होने की वजह से इसमें सच्चे तने, पत्तियां और जड़ें भी होती है। थैलाफाइटा क्या है, थैलोफाइटा पौधों का एक उपसमूह है जिनमें अच्छी तरह से विभेदित शरीर संरचना नहीं होती है। थैलोफाइटा को आमतौर पर शैवाल के नाम से जाना जाता है और इसमें ज़्यादातर पौधे जलीय होते हैं जैसे कि चारा, लाइकेन और स्पाइरोगायरा थैलोफाइटा के ही उदाहरण है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पाइरोगायरा किसका उदाहरण है, तो ये थैलोफाइटा का उदाहरण है। किसका, थैलोफाइटा का, ठीक है, स्पाइरोगायरा। इसका आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रस संवेद ग्राही, रस संवेद ग्राही किसके संसूचन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये स्वाद के लिए, स्वाद के लिए यानी किस तरह से स्वाद का पता लगाता है कौन, रस संवेदी ग्राही जीभ में मौजूद होता है। इस तरह से देख सकते हैं कि जीभ के जो आवरण होता है उस पर क्या होता है, सबसे अंतिम वाले भाग पे क्या होता है, बिटर होता है। इसमें सावर होता है जो पोस्टेरियर इस तरह से लेफ्ट राइट में दोनों होता है, साल्ट होता है, यहाँ पे स्वीट है और इस तरह उमामी है। तो आपसे क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में ये पूछा है कि बीटर कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे पीछे पाया जाता है, सबसे पीछे के भाग में बीटर पाया जाता है। यह जीभ पर मौजूद होता है और स्वाद कलिकाओं में समान रूप से यह फैली होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि स्वाद का पता लगाना, और जीभ में रस संवेदी ग्राही पाए जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जीभ का सिरा मिठास यानी कि सबसे आगे क्या है, मिठास है और नमकीनपन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील ये होता है, ठीक है। जीभ में अलग अलग क्षेत्रों में 4 स्वाद किस्मों के लिए अलग अलग संवेदनशीलता क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। निम्न में कौन एक अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरा पौधा नहीं हो जाएगा, क्योंकि जल, मृदा और सूर्य प्रकाश क्या है, तो ये अजैविक घटक है। अजैविक घटक यानी नॉन बायोटिक फैक्टर, यानी ये बायोटिक फैक्टर्स है, जबकि बायोटिक फैक्टर कौन से है, तो बायोटिक फैक्टर पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, घास, रोगाणु, ये सब क्या है, जैविक घटक है, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक है। और ये सब क्या है, नॉन बायोटिक है, यानी ए बायोटिक है, ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से बना हुआ है, जैसे कि पानी, मिट्टी, वायुमंडल, रेत, चट्टान, प्रकाश, तापमान, नमी। तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों तरह के इसमें घटक पाए जाते हैं और दोनों के मिश्रण से ही, दोनों के म्यूचुअल डिपेंडेंसी से ही ये क्या होता है, ये कार्य करता है इकोसिस्टम। जैविक घटक जीवित होते हैं जबकि अजैविक घटक क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। जैविक घटक अपने अस्तित्व के लिए अजैविक घटकों पर निर्भर होते हैं और उदाहरण के लिए जैसे पौधों के पोषण के लिए मिट्टी, पानी और धूप भी जरूरी होता है। उत्पादक वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन बनाते हैं। ये जीव सूर्य के प्रकाश, आर्द्रता और पानी जैसे अजैविक कारकों से यह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सांप और चूहे, शेरन और हिरन और बाज और चिंपक इस जैसे जोड़ी शिकारी शिकार संबंधों के जरिए एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। ये फूड चेन में भी इस तरह से योगदान करते हैं। हमारे शरीर में बसा संचायक ऊतक कौन सा है, यानी कि फैट जो कलेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो इसका आंसर एडिपोज टिश्यू हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जो फैट पे हमारे ऊपर, जैसे कि लीवर है, लीवर के ऊपर क्या होता है, लीवर फैटी हो जाता है, यानी उस पर फैट जम जाता है जिस कारण से पूरी तरह से लीवर फंक्शन नहीं कर पाता है और इस तरह से हमारे पेट में है जो उस तरह से जलन भी महसूस होती है, ठीक है। वसा संचायक ऊतक को एडिपोज टिश्यू कहते हैं, एक तरह का संयोजित ऊतक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। एडिपोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं अंग्रेजी के एफ के आकार की होती है। वसा ऊतक शरीर में वसा का संचय करता है, ठीक है। त्वचा के नीचे यानी जो स्किन है उसके नीचे ये फैट बच जाता है। आंतरिक अंगों के बीच, मांसपेशियों के बीच, हृदय के आसपास, अस्थि मज्जा में और स्तन के ऊतकों में भी यह पाया जा सकता है। वसा ऊतक ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित करता है। यह शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। वसा ऊतक शरीर की रक्षा के लिए कुशन और इंसुलेटर के रूप में भी कार्य करता है। यह 2 प्रकार का होता है, सफेद वसा ऊतक और भूरा वसा ऊतक। और सफेद वसा ऊतक ऊर्जा को संग्रहित करता है, जबकि भूरा वसा ऊतक क्या करता है, उसमें उत्पन्न करता है, यानी हीट को रिलीज करता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारे शरीर का जो कभी कभी जैसे क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगता है तो हमारा शरीर उसी फैट को तोड़ करके खाता है, जिस कारण से हम अपना एनर्जी वो शरीर को आगे बढ़ाने में उसका उपयोग भी करता है। लेकिन जैसे लीवर फैटी हो गया, जिस कारण से क्या होता है, यदि आप उपवास रखते हैं तो आपका लीवर फैटी की जो समस्या है धीरे धीरे कमना स्टार्ट हो जाता है।
प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी होती है? तो वर्ण या चयन यानी सिलेक्शन होता है। क्या? सिलेक्शन। प्रजनन की सबसे पुरानी विधि चयन है, जिसे जर्मन विधि भी कहा जाता है, और यह वांछित गुणों वाले पौधे को संरक्षित करने और उसकी खेती करने की प्रक्रिया को यह दर्शाता है। ये दो तरह से प्रजनन होता है। क्या? एक सेक्सुअल होता है, एक नॉन सेक्सुअल होता है। ठीक है, जैसे कि मानव में क्या होता है, मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जिसमें, और अलैंगिक क्या होता है, अलैंगिक कुछ जीवों में ऐसे पाए जाते हैं। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है और उनके जीवित रहने के अवसर भी ज़्यादा होते हैं। पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। चयनात्मक प्रजनन में मनुष्य जीवों के प्रजनन को नियंत्रित करता है ताकि किसी खास विशेषता को खत्म किया जा सके या उसे दिखाया जा सके। पादप प्रजनन की विधियों ने मनुष्य की आर्थिक स्थिति भी सुधारने में यह अहम भूमिका निभाती है। इसका आंसर आप मिला ले, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पहले क्या होता है कि NSSO की स्थापना जानते हैं कब होता है? 1950 में होता है। 1950 में इसकी स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। लेकिन क्या होता है कि दिल्ली ये 2019 में NSSO प्लस CSO दोनों को मिला दिया जाता है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों को एक दूसरे में मिला दिया जाता है। ठीक है, और उसको मिला करके क्या बनाया जाता है? NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बनाया जाता है। ठीक है, NSO बनाया जाता है। ठीक है, और ये कब? 2019 में। और ये किसके अंदर काम करता है? तो MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये कार्य करती है। ठीक है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भारत में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। इसको ध्यान रखना है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। RBI की ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO यानी खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित किससे करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी ऋण पत्र यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को इसको बेचता है यदि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी महंगाई जब मार्केट में बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी प्राइस सब वस्तुओं का बढ़ रहा है, तो यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो गया है। तब उसको पैसा को खींचना कैसे है? तो RBI क्या करती है? RBI मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करती है? बिल को बेच देती है या ट्रेजरी बिल को बेच देगी। तो बेचने से क्या होगा? वो सरकारी बैंक क्या हो, उससे पैसा, या कंपनी क्या अगर खरीदेगी तो उसको पैसा देगी। जब RBI को पैसा जाएगा तो RBI उसको पैसा को स्टोर कर लेगा, जिस कारण से पब्लिक के पास से वो बैंक के पास से पैसा, यानी कि पब्लिक के पास से पैसा क्या हो गया? बैंक के पास आ गया। जब बैंक के RBI के पास आ गया तो RBI क्या हुआ कि जब इन्फ्लेशन का रेट फिर कंट्रोल हो गया, स्टेबल बैलेंस हो गया या फिर कमने लगा, तो फिर क्या हुआ? वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगा? वो बेच देगा। जब बेचेगा तो क्या करेगा? जब बेचेगा खरीद लेगा, सॉरी बेच देगा। जब बेच देगा तो क्या करेगा? जब बेच देगा तो जब बेचेगा तो कोई खरीदेगा तो क्या होगा? तो ये RBI, जब आपको यहाँ पे एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? सेल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एंड टेक अवे मनी। यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच दिया और पैसा खींच लिया, जिस कारण से क्या होगा? पैसा वहाँ पे खत्म हो गया, पैसा पब्लिक में है जो कम गया, जिस कारण से इन्फ्लेशन है जो कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है? मोर लिक्विडिटी मार्केट। जब इसको क्या करता है? यहाँ देख सकते हैं, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड टेक अवे मनी। जैसे ही मनी ले लेता है तो उसमें लिक्विडिटी, इसमें क्या हो जाता है? इसमें इसके कारण क्या होता है? लिक्विडिटी है जो मार्केट में कम जाता है, लेस लिक्विडिटी रहता है, यानी कि पैसा मार्केट में अब कम हो गया। लेकिन जब क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक जब खरीदता है, जब ये खरीदता है मार्केट से तो पैसा देता है, RBI पैसा दिया। जब RBI पैसा देता है तो क्या होता है? ये RBI जब पैसा दिया तो क्या हो गया? ये मोर लिक्विडिटी आ गया, यानी कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा फिर पैसा देखने को मिलता है, जिस कारण से क्या होता है? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है और फिर ज़्यादा पब्लिक के पास पैसा जाएगा, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है? इसका दूसरा भी प्रभाव है कि RBI कभी कभी क्या होता है? RBI डॉलर और क्रिएट्स एडिशनल मनी। RBI डॉलर खरीदता है, ठीक है, और एडिशनल मनी है जो मार्केट में क्रिएट करता है, और क्रिएट एडिशनल सिक्योरिटी एंड अब्जॉर्ब्स दिस मनी। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए भी ऐसे हथकंडे अपनाते हैं RBI। जैसे कि इसमें ट्रेजरी बिल होता है, एक T बिल्स होता है। T बिल्स क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को RBI है जो मार्केट में बेचता है या फिर खरीदता भी है। ठीक है, ये 91 दिन, 182 दिन, ठीक है, और 364 दिन, यानी गुना दो। ठीक है, इस फंक्शन पे ये काम करती है। ये शॉर्ट टर्म यानी 1 साल के अंदर का ये होता है और इसमें कोई भी ब्याज नहीं लगता है, इसको ध्यान रखना है।
तो आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की खरीद फरोख्त करना। यह एक मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका मकसद क्या है, देश की अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करना। इसके जरिए आरबीआई बाजार में रुपयों की तरलता को सही स्तर पर बनाए रखता है, आपको हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जैसा हमने बताया। इस है जो इसको फिगर को देखते हुए समझ के चलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वन यानी जंगल निम्न में किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाता है, यानी कि किस तरह से जंगल में, तो ट्रांसपीरेशन बाष्पोत्सर्जन। ये क्वेश्चन भी पूछा है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या करता है, ये जंगल में क्या होगा, नमी को आगे बढ़ाता है। यहाँ देख सकते हैं कि रूट्स अब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी मिट्टियों के द्वारा यानी मृदा के द्वारा क्या करता है, ये जड़ के द्वारा पानी को इकट्ठा लाया जाता है, फिर स्टेम के द्वारा इसको ऊपर चलाया जाता है फ्लोएम, और ये जाइलम की सहायता, किसके द्वारा, जाइलम की सहायता से। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये पत्तियों के माध्यम से क्या होता है, ये ट्रांसपीरेशन होता है। पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उसके द्वारा अनयूज्ड वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम द लिप सरफेस, जिसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, वन बाष्पोत्सर्जन के जरिए वातावरण में नमी ये बढ़ती है और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधे अपने पत्तियों के जरिए पानी को वाष्प के रूप में छोड़ता है। और ये बीपीएससी पीटीबी क्वेश्चन भी पूछा गया, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और जल चक्र का एक भी अहम हिस्सा भी इसको माना जाता है, किसको, वाष्प उत्सर्जन को। इसमें पैदा होने वाली जल वाष्प बादल बनने में भी मदद करती है और तापमान को भी नियंत्रित करती है और बारिश भी बनाती है। और पौधों में के मूल से चोटी तक पानी की धारा लगातार इसमें चलती रहती है। पौधों में तापमान संतुलन का भी बनाए रखता है। ठीक है, और वाष्प उत्सर्जन को रोकने में एब्सिसिक एसिड भी अहम भूमिका निभाती है। ये भी क्या है, तो ये प्लांट को है जो इनहिबिट करती है, यानी कि रोकने का काम करती है, उसको ज़्यादा ग्रोथ को है जो आगे बढ़ने से रोकती है। कौन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और वाष्प उत्सर्जन की दर को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, सौर विकिरण और हवा भी इसको प्रभावित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर कि दक्षिण ध्रुव की खोज किसने किया था। तो जानते हैं कि ए मंडसन के द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज की जाती है और उत्तरी ध्रुव की खोज की जाती है रॉबर्ट पियरे के द्वारा, लेकिन इसको पूरी तरह से प्रमाणित नहीं माना जाता है। इसकी खोज 6 अप्रैल 1909 को किया गया था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन है, रॉबर्ट पियरे। ठीक है, हालांकि इसके दावे पर विवाद भी रहा। बाद में नॉर्वे के अन्वेषक कौन, ए मंडसन ने 1926 में उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरकर अपनी उपलब्धि को है जो विश्वसनीय बनाया था। दक्षिणी ध्रुव की खोज करता है कौन, ए मंडसन ने 1911 में खोज किया था दक्षिणी ध्रुव की। और ध्रुवीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले कुछ और भी अन्वेषक हैं, जैसे कि फ्रेडरिक कुक और रिचर्ड ई वर्ड है। आपको यह ध्यान रखना है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले जहाज कौन है, यूएस परमाणु पनडुब्बियां, जैसे नॉटिलस है 1958 में और स्केट 1959 में पहुंचा था। सोवियत आइस ब्रेकर आर्कटिका उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला सतह जहाज था और ध्रुव पर पहुंचने वाले पहली महिला अमेरिकी एन बैनक्रॉफ्ट थी। ठीक है, और बात करते हैं जॉन कैबोट की, तो ये न्यू फाउंडलैंड की खोज करता है। न्यू फाउंडलैंड की खोज किया। तस्मान क्या करता है, न्यूजीलैंड की खोज करता है। ठीक है, और रॉबर्ट पियरे, नॉर्थ पियरे, ये रॉबर्ट पियरे क्या है, तो ये उत्तरी ध्रुव। और बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया खोज, ऑस्ट्रेलिया खोज किसने किया, कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, और भारत की खोज की बात करते हैं तो जानते हैं कि वास्को डी गामा और फिर अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेट नंबर 22 के सारे 50 क्वेश्चंस को इसमें डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम। और ठीक है, अब हम सेट नंबर 23 का अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और वीडियो अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसका पीडीएफ आपको कुछ पीडीएफ नहीं मिला है, सेट नंबर 15 तक आपको पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम एडुटेरिया चैनल पे, उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से 1 से लेकर 15 सेट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो बोर्ड पे हमने पढ़ाया है उसको। और यदि आप आगे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको उपलब्ध हो। ताकि इसके बाद हम जैसे बिहार का करंट अफेयर्स है और जो करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, उसको हमने सेट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। उसका 7 वीडियो बना चुके हैं, उसका 8वां वीडियो कल आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।